आओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो 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 चलो। असाइनमेंट है, लेके जाओ। अभी दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। मैनेज कर पाओगे? सोच लो, 2 दिन पढ़ के देख लो, मैनेज ना बने गो बैक टू संदीप बैच। अगर तुम्हें लग रहा है दिक्कत बनेगी टाइम के हिसाब से, शिव भैया से ले लो, रिसेप्शन पे है। आ जाओ, पूरा चलो, पूरा चलो, चलो जी, चलो 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 चलो। कनिका, हाँ, वेडनेसडे की है नहीं उसमें। अच्छा अच्छा, हाँ वो कर देंगे कोशिश। 10 में से 9 बारी पक्का, एक बारी थोड़ा लेट हो जाए तो हो जाए। ठीक है, आ जाओ बच्चों 10th वाले। वेदांत नाम के बच्चे से बात की 10th की। मेरे को पता नहीं, मैसेज आया हो तो किसी। बात हुई थी क्या बात हुई है? अच्छा, ट्यूशन के लिए, ठीक है। आपके बाद ही बात करूँगा, अभी तो कोई फायदा नहीं बात करने का। कह रही थी सर से बात करना चाहती हूँ, हाँ अभी तो कोई फायदा नहीं आपको। हाँ, क्लास के बाद, क्लास के बाद बैठेंगे तो 1.5 घंटे 1.5 घंटा बैठेंगी? सीटी से आया ना, हैं? कनाट प्लेस से। अच्छा, वो वैसे भी बैठना ही होने दो। आज बैठेंगे। अब बैठना ही है ना, पहली क्लास है, ठीक है। हाँ, वो रैपिडो वगैरह से आएगा बच्चा। नाम क्या है आपका? विपिन। कौन से स्कूल से हो बच्चे? स्कूल का नाम क्या है? ओके, फर्स्ट क्लास तो है आपकी, लेकिन आप ही हो जो नॉर्थ प्लेस से कौन बच्चा आया है? अच्छा, आप लोग पहली क्लास के लिए आगे बैठ जाइए दोनों। फर्स्ट क्लास है ना, उसके बाद जहां मर्जी बैठना। आज आगे आ जाइए, क्योंकि मेरे को रोक रोक के आपको ना थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑडिबल है? छायांक, विकास, वृंदा, तो हैंड रेज कर दीजिए और वीडियो भी खोल लीजिए बिल्कुल। यस मैम। जी, सर। थोड़ा सा क्लास स्टार्ट होते हुए ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, हम कभी कभी 2 4 5 मिनट लेट हो जाते हैं। मैं तो एग्जैक्ट 5 o'clock छोड़ता हूँ अपनी पिछली क्लास, बल्कि 4 मिनट पहले। लेकिन होमवर्क चेक हो रहे होते हैं, फिर दूसरा बैच एंट्री लेता है, बैच सभी बड़े होते हैं, तो बैठने में या मेरे लॉगिन पहुंचने तक ना 3 4 5 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। कभी कभी ये मोमेंट बन जाता है कि मैं बैच लीव करते हुए होमवर्क चेक करता हूँ। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनना, अब मैं वहां कॉर्नर पे जाके होमवर्क चेक कर रहा हूँ, कोई पेरेंट्स मिलने आ गया। मैं वैसे मिलता नहीं हूँ ड्यूरिंग क्लास पेरेंट्स से, लेकिन को कई बार बहुत जरूरी हो जाता है, तो 3 4 मिनट मान लो वहां लग गए। तो आप ये मत सोचना कि भैया क्लास स्टार्ट नहीं हुई है क्या, तो 5 बज के 5 6 मिनट तक आपको मतलब वेटिंग रूम में रहना है ऑलवेज। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपको रूम में एंट्री दिला दी जाएगी और फिर आप पढ़ पाओगे। असाइनमेंट निकाल लो बच्चों आज। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? कौन से स्कूल से है? 9th में क्या स्कोर करा मैं? मेरा भी बहुत बुरा था। मैं 30 साल हो गया इस एरिया में, कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जहाँ टॉपर नहीं दिया हमने। हमने दिल्ली टॉपर दिया, हमने इंडिया टॉपर दिया, सब दिए हैं, लेकिन मेरे भी नंबर ऐसे गंदे से थे 9th में। 9th में तो अच्छे थे, 8 तक गंदे थे। 9th से तो टॉप मारना शुरू कर दिया था, 8 तक मैं मुश्किल से ही पास हो रहा था। बुरा नंबर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा करना है। आपने 9th में क्या स्कोर किया भैया? 97? जबरदस्त हो, है ठीक हो, जबरदस्त नहीं हो। चलो रियल नंबर बताओ किसे कहते हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं अभी, हमारा बैच अभी दूसरी ब्रांच से इधर आ रहा है। ऐसे रफ जल्दी जल्दी ट्राई कर दो जो भी फर्स्ट क्लास है। रियल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर?
ये मैंने बच्चे के लिए बोल दिया, ये मत सोच लेना 7वीं क्लास में फेल होते होते बच गया था, फालतू की बात है। ऑलवेज टॉप इन मैथमेटिक्स। चलिए कोई खास मतलब इस साल का तो जो भी नया आएगा भैया हमें आपको पढ़ाना ही है ना, इसमें टॉपर होने से उतना फर्क नहीं पड़ता, नई चीजें समझनी पड़ती है। लेकिन ये 4-5-6 साल से हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बोले, नंबर लाइन पर जो भी नंबर आप समझते हो, जितने भी तरह के नंबर आते हैं सब रियल नंबर है। टेक्निकल लैंग्वेज में बोले, रैशनल नंबर, थोड़ा रफ लिख रहा हूँ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कलेक्शन को रियल नंबर कहते हैं। लेकिन कोई भी डेफिनेशन में कोई और शब्द आगे जो मुश्किल लग रहे हैं और आपको दिक्कत बने, सर मेरे को तो यही नहीं पता रैशनल नंबर किसे कहते हैं। पता तो होता है वैसे 9th करे हुए बच्चों को, जो नंबर हम डिवाइड में लिख सकते हैं, नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q कॉल्ड रैशनल नंबर। जिसे भी आप डिवाइड में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर है। और जिसे आप डिवाइड में ना लिख पाओ, जैसे डेसिमल वाले नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसे डिवाइड में नहीं लिख सकते, क्या होता है इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिलके जो भी नंबर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन तो सारी किताबें बोलती हैं, ऐसे तुम 2-4 बार सुन लोगे तुम्हें समझ में आया नहीं आया तुम्हें याद हो जाएगा। रैशनल और इरेशनल सब रियल नंबर होते हैं, असली समझ नहीं होती बच्चों को। असली समझ, नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हैं दो ही कैटेगरी के हैं, या जितने भी नंबर है उनको आप चाहो डिवाइड में लिख सकते हो, कंप्लीट नंबर डिवाइड में लिख सकते हो, माइनस के नंबर आप डिवाइड में लिख सकते हो, जीरो आप डिवाइड में लिख सकते हो, रैशनल है। ध्यान से सुनते रहना। 1.5 जैसे 1 और 2 के बीच में टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी तुम्हारी नॉलेज है, डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान से सोचो, 0 और 1 के बीच में मान लो 0.3 बार 9th में सीखा होगा, इसे भी डिवाइड में लिख सकते हैं, रैशनल है। मतलब ये तो है तो अलग अलग नंबर, कंप्लीट नंबर डिवाइड वाले, टर्मिनेटिंग नंबर डिवाइड वाले, रिपीटिंग नंबर डिवाइड वाले, रैशनल है ये सारे। लेकिन इसमें एक आधे नंबर और नेचर वाले होते हैं, जैसे 1.12, जैसे ये ना खत्म हो रहा ना रिपीट हो रहा, इसे हम डिवाइड में नहीं लिख सकते, ये भी नंबर लाइन पे है, ये रैशनल है। तो नंबर लाइन पर आने वाले सारे नंबर दो ही कैटेगरी में बोले जा सकते हैं, या तो हम उन्हें डिवाइड में लिख सकते हैं या उन्हें डिवाइड में नहीं लिख सकते, या तो वो रैशनल होते हैं या वो इरेशनल होते हैं। इसलिए रैशनल और इरेशनल की कलेक्शन को क्या कहा जाता है, कहानी क्लियर हो गई बच्चों? जो बच्चे ऑलरेडी यार सुन रहे हैं, अभी 1-2 बच्चे नए हैं, और बैच अभी हमारा दूसरी ब्रांच से इस ब्रांच में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में, बच्चों के पेज भी कसने पड़ेंगे कि गोलगप्पे खाते खाते आ रहे हैं शायद। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो एक बार सब आ जाए फिर मैं टॉपिक आगे बोलना शुरू कर रहा हूँ। आ गए साइंस साल वाले, आ गए भाई? अभी नहीं आए? आज असाइनमेंट होगा, एनसीईआरटी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, आज असाइनमेंट करने जा रहे हैं हम। कैसा असाइनमेंट है ये? मैं कोई भी असाइनमेंट मान लीजिए किसी बुक से दूंगा, किसी एक्स्ट्रा बुक से या कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा बुक से दूंगा, तो आपको बताऊंगा कि हमने अपने एक्सपीरियंस से इन 4 किताबों को मिला के बनाया है, या मैं अपना बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये मैंने बनाया है, ठीक है। मतलब जहां से भी होगा उसका सोर्स जरूर बताएंगे। तो इसका सोर्स क्या है, पिछले 10 साल 12 साल का बोर्ड के आने वाला क्वेश्चन। बेस्ट मटेरियल यही होता है किसी भी चैप्टर को करने के लिए। 20-30 साल के बोर्ड के सारे क्वेश्चन कर लो, सारी किताबें कवर हो जाएंगी उसमें, ठीक है भैया। कोई किताब नहीं बचेगी, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो हमें नया देखने को मिले बाद में। तो इस असाइनमेंट के ऊपर लिखा तो है वैसे, एक बार ही पढ़ो बच्चों ये क्या लिखा है। 10th मैथ्स आगे क्या लिखा है, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम, ठीक है। लीजिए निकाल लो, सारे असाइनमेंट निकाल लो, ऑनलाइन वाले भी निकाल लीजिए, या तो आप सॉफ्ट कॉपी खोल लीजिए और हार्ड कॉपी आपके पास है तो वो निकाल लीजिए। बड़े ध्यान से सुनते चलना, मैंने क्या कुछ होमवर्क बोल दिया था आपको, कुछ नंबर की ये ट्राई करने हैं। अभी हमारी मतलब कि ये साल की शुरुआत ही है, बैच अभी स्टार्ट ही हो रहा है ऐसा मान रहे हैं हम। तो अभी ऐसे नहीं ले रहे, सभी सुन लो, बातें मत करिए, थोड़ी फोकस करिए। अभी हम ऐसे नहीं ले रहे, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ,
मैंने एनसीईआरटी से एक टॉपिक पढ़ा दिया अच्छे से, दाएं बाएं सब बता दिया, बेसिक कंसेप्ट सिर्फ एनसीईआरटी ने अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से समझा दिया, लगभग बैच को आ गई है। तो असाइनमेंट बैच खुद करके आ रहा है। मान लो मैंने 10 क्वेश्चन दिए बच्चों अगली क्लास में, मैं 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट बोल चुका हूं, आपको 10 ट्राई करने हैं। तो यूजुअली जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो 10 की प्रॉब्लम ली जाती है, लेकिन प्रॉब्लम में बहुत ध्यान से सुनना। शुरू में 5 बारी बोलूंगा जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाओगे। स्कूल में तो ये होता है, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, आप टीचर से कितना डरते हो नहीं डरते वो आप सोच लो। बेचारा डर के मारे कोई बच्चा तो पूछता ही नहीं है। कोई बच्चा मतलब बेचारा बहुत मुश्किल में, प्रॉब्लम है 5 पूछेगा एक, वो भी बहुत डरते डरते। मेरे पास ऐसा नहीं करना, आपको नहीं, आपकी मैथ से वो मान लो कोई बहुत वीक है तो वीक ही रह जाएगा। ठीक है भैया, हम एक एक करके ऐसे प्रॉब्लम मांगेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 कोई प्रॉब्लम है, हम ऐसे नहीं कहते 1 से 5 तक की प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम है, तो जहां जिसने चाहे 10 की 10 प्रॉब्लम आई है वो सारी पूछनी है, सारी समझनी है। ठीक है, ताकि समस्या ना बने सब्जेक्ट आपके लिए। और अभी कोई बच्चा इस चीज में ना फंस जाए, क्योंकि एक दो जरूर होगा बेचारा नहीं कर पा रहा होगा, मैथ्स बहुत वीक होगा। ठीक है भैया, तो मैं अभी सारे कराऊंगा और धीरे धीरे 10-15 दिन में जब आप करने लगोगे अच्छे से, तब मैं आपसे प्रॉब्लम डिमांड करूंगा, तब सारे नहीं कराऊंगा, लेकिन एक एक बोल के कि भाई क्या नहीं आता वो पूछ लो आप मेरे से। ये कहानी क्लियर है? अभी हम इस असाइनमेंट को जो टॉपिक कर चुके हैं, और थोड़े 2-3 बच्चे मेरे पास नए भी हैं, तो उस हिसाब से करा रहा हूँ। जैसे रैशनल इरेशनल हम सीख चुके हैं, मैं आज करा देता, लेकिन नए बच्चों को समझाने जाऊंगा तो आप बैठे रह जाओगे। तो रैशनल इरेशनल के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे आज निकाल रहे हैं इस असाइनमेंट के। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहना, बहुत सारी नई चीजें इनमें समझने को मिलेगी। क्वेश्चन 1 हम कर चुके थे। ठीक है, आज जितने क्वेश्चन होंगे नए बच्चों को सिर्फ जब हो जाए और समझ में आ जाए तो उन्हें मार्क कर लेना। कुछ चीजें ऐसा हो सकता है जो 3-4 नए बच्चे हैं मैं आज नहीं समझा पाऊं, क्योंकि मेरी 4 क्लास जा चुकी है और मैं बैच को एकदम से रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन 2-3 दिन में आप कंफर्टेबल हो जाओगे जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे चलोगे। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड इरेशनल वाला आज के लिए रोक रहे हैं हम इसे। थर्ड सभी ध्यान से सुनेंगे। आप कर चुके हो तो बस आप रजिस्टर अपने साथ रखिए, बस चेक कर लेना आपने सही लिखा है, सही सोचा, बस इतना सा, और कुछ मत करना। बाकी सारे नए बच्चे वो कहीं पेन नहीं चलाएंगे जब तक मैं कह रहा हूं, मेरे को ध्यान से सुनेंगे, ना नीचे देखेंगे। आगे आ जाइए, आ जाओ शर्मा। तो यहाँ ना इसने कोई अजीब अजीब नंबर लिख के हमसे पूछा भाई ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर, नए बच्चे सुनिए, नया बच्चा बोलेगा सर प्राइम नंबर तो मुझे पता है, नंबर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ और 1 कॉल्ड प्राइम नंबर। छोटी 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो सर, जैसे 3 प्राइम नंबर है आप मेरे को सिखा दोगे। सर वो नंबर प्राइम होता था जो या तो अपने आप से डिवाइड हो रहा हो 3 से होता है, या 1 से हो रहा हो और किसी से ना हो, पता है ना आपको। जो नंबर अपने आप और 1 से डिवाइड हो वो प्राइम है। बस इसमें एक बेटर काम कर लेना, नहीं तो आप फंसने वाले हो। ये तो ठीक है, और ज्यादा ठीक, प्राइम नंबर वो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, जिसके एग्जैक्टली 2 से ना कम होने चाहिए ना ज्यादा। जैसे काउंटिंग गिनती आती है आपको 1 2 3, ठीक है। अब बताओ 1 के कितने फैक्टर है, 1 किस किस से डिवाइड होता है। सिर्फ नए बच्चों को बोलने देना, जो ऑलरेडी सुन चुके हैं जिनको पता है वो बोलना ही मत बीच में, वो माइंड में सोचते रहना हाँ मेरे को आता है बात। 1 किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 1 से, इसके 2 फैक्टर नहीं है इसका, तो ये प्राइम नहीं है। 2 किससे डिवाइड होता है, 1 और 2 से, इसके 2 फैक्टर है और 2 ही है ना, ये प्राइम है। पहला प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो असाइनमेंट कर चुके हैं उन्हें पता है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का होता है। ठीक है भैया, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3 किस किस से डिवाइड होता है, 1 और 3 से, प्राइम नंबर। क्लियर है? एक अगला वर्ड होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो अपने आप और 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड हो जाए, यानी जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर कंपोजिट नंबर। 1 के तो ना 2 थे ना 2 से ज्यादा थे, तो उसको तो रोका ही हुआ है हमने। 2 के 2 फैक्टर हैं, 3 के 2 हैं, प्राइम है। 4 किस किस से डिवाइड होता है, नए बच्चे बोलो जल्दी से, 1 2 4, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है। 5 किससे डिवाइड होता है, 1 और 5 2 फैक्टर है, प्राइम है। 6 किससे डिवाइड होता है, 1 2 3 6, 2 से ज्यादा फैक्टर है, कंपोजिट है। समझ में आ गया? ठीक है, तो प्राइम नंबर क्लियर है, कंपोजिट नंबर क्लियर है। तो आगे आप पढ़ते जाओगे, आप मेरे को बताते जाओगे सर ये प्राइम होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए, जिसके 2 फैक्टर है प्राइम है, जिसके 2 से ज्यादा कंपोजिट, खत्म कहानी। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर 1 छोड़ दिया, उसका क्या नाम है? भाई वो ना तो प्राइम है क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है, ना वो कंपोजिट है ना 2 से ज्यादा है, एक ही है ना 1 का फैक्टर। तो इसको कहते हैं नाइदर प्राइम नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट। वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। कहानी क्लियर है? एक क्वेश्चन पहले नए बच्चों पर डाल रहा हूं, अगर ये आंसर देगा, वैसे तो इन्हें फंसना चाहिए, अभी आके बैठे हैं जस्ट,
ठीक है। लेकिन अगर ये आंसर ना दे पाए फिर पुराना बैच कोई भी इस मेरे क्वेश्चन का आंसर कर देना, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आप मेरे को ये अलग कुछ पूछ रहे हो। मैंने कभी कभी मैथ्स में कुछ ऐसा बनाया, वैसे तो नए बच्चों को बोलने देना, आप तो लास्ट क्लास सुन चुके हो ये बात, मैंने कुछ ऐसे कुछ दे दिया 1009 इंटू 5। ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि 1009 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो पाएगा या 1 से, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक भी मत करना, ठीक है, ये पहले ही बता रहा हूँ। अब 5 भी ऐसा ही है, प्राइम ही अपने आप पर 1 से होता है ना। हमने बोला ये पूरा नंबर बताओ ये प्राइम है या कंपोजिट है, ठीक है। जवाब देने से पहले सोचना थोड़ा सा, सर ये प्राइम मैं तब बोलूंगा जब इसके 2 ही फैक्टर है और नहीं बनते, और कंपोजिट मैं तब बोलूंगा जब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। सिर्फ नए बच्चों को बोलने देना, आपको तो पता है, ठीक है। आप बताइए, गलत हो जाए टेंशन मत लेना, गलत करना भी बिना सीखे बड़ी बात है कि आप बोल पा रहे हो, कुछ तो बोल ही पा रहे हो। बताओ प्राइम है या कंपोजिट है? अगर 2 ही फैक्टर है तो प्राइम, और 1009 के और नहीं बनेंगे, 5 के भी और नहीं बनेंगे। बताओ ये नंबर प्राइम है कंपोजिट? प्राइम, 2 फैक्टर दिखे, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, 2 प्राइम 2 कंपोजिट, टाई हो गई गेम, ना कोई हारा ना कोई जीता। बाकी बैच बोलो, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो, अब ये वो क्वेश्चन है कि जब मैं करा भी दे होते ना 3-4 क्वेश्चन तो भी गलत होने की गुंजाइश थी। बच्चा तो अपना बेस्ट एफर्ट मार रहा है, भैया इसके और बन नहीं रहे, इसके और बन नहीं रहे, फैक्टर तो 2 ही दिख रहे हैं, आपने सिखाया प्राइम ही तो बोलूंगा। तो भाई मैं इसको थोड़ी पूछ रहा था प्राइम है या कंपोजिट है, ना मैं इसको पूछ रहा था, मैं तो पूरे को पूछ रहा हूँ। और पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपको देखिए 2 नंबर रहे हैं, ये 2 नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये है। अब बताओ ये किससे डिवाइड होता है? 1009 से, एक फैक्टर, और किससे डिवाइड होता है? दूसरा फैक्टर, और किससे होगा? खुद से, 1 से भी होगा और खुद से भी होगा, फैक्टर तो 2 से ज्यादा है, क्या निकला? कंपोजिट। तो और कुछ नहीं तो यहाँ पर आप इंटू 1 तो लिख ही सकते थे, अपने मन से भी लिख सकते थे, तो फैक्टर 2 थे या 2 से ज्यादा थे, यानी ये प्राइम नहीं था, क्या था? यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। साथ रहना, मेरे पास 3-4 बच्चे नए हैं तो थोड़ी सी देर आपको मेरे लिए रुकना पड़ेगा, फिर मैं नई नई बातें जैसे जैसे आगे आएंगी बताते ही रहूंगा। अब मैंने बोला 8 के फैक्टर करो, जैसे नए बच्चे आए हैं ये मेरे को फटाफट सिखा देंगे, भैया आप प्राइम फैक्टर बना लो ना, 2 2 4 2 8 इंटू 1 मान लो लिखना हो, फैक्टर ही लिखने, प्राइम को भूल जाओ, सारे फैक्टर लिखने हैं, प्राइम की बात नहीं कर रहे, ध्यान देना। तो सर ये सारे फैक्टर है, और फैक्टर तो सर 2 से तो ज्यादा ही है इसके, तो ये नंबर कौन सा हुआ? कंपोजिट नंबर। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा घोटाला सा किया आपके सामने। 8 का फैक्टर तुमको पता है 1 से डिवाइड होता है 1 है, 2 से डिवाइड होता है 2 है, 4 से डिवाइड होता है 4 है, और 8 से डिवाइड होता है 8 है, यही 4 फैक्टर है ना। लेकिन मैंने एक मेरे को मान लो मैथ्स कब आती है, या मेरे को आपको फंसाना है, मैंने बोला देखो 8 को 7 + 1 लिख सकते हैं, आपने कहा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर मैंने बोला इस 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, गलत तो नहीं है। अब मैंने बोला देखो बीच में तुम्हें मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई को नॉर्मली बच्चा फैक्टर मान लेता है कि मल्टीप्लाई है तो फैक्टर है, तो मैंने बोला 8 का फैक्टर 7 है या नहीं है? क्या 8 7 से डिवाइड होता है? जल्दी बोलो हाँ या नहीं, बस इतना बोलो, नहीं, जबकि यहाँ तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला 8 7 का फैक्टर, आप बोलोगे मल्टीप्लाई को फैक्टर नहीं कहते, इतनी छोटी मैथ्स क्यों कर रहे हो, ठीक है। बीच में क्या साइन दिख रहा है सर आपको? कहीं मल्टीप्लाई है तो कहीं प्लस भी है, सर बीच में कहीं प्लस नहीं होना चाहिए। आप इस 8 को ऐसे तोड़ो, ऐसे ब्रेक करो कि आए मल्टीप्लाई ही, बीच में प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, तो आप कह सकते हो ये 8 के सारे क्या है? फैक्टर। बीच में कहीं मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, कहीं प्लस भी दिख रहा है, तो ये 8 के फैक्टर नहीं है, ये 8 के फैक्टर नहीं है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई के अलावा क्या आ गया? प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अगर वो मेरे से पूछेगा बच्चे ये बता कि ये प्राइम नंबर है कंपोजिट है, और बच्चे ने थोड़ा बहुत सुना भी, ज्यादा नहीं जानता, तो उसने जल्दी से क्या करा, उसने बोला 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, मल्टीप्लाई में दिख रहा है फैक्टर दिख रहा है उसे, उसने बोला फैक्टर तो 2 से ज्यादा है, कंपोजिट है। चाहे कंपोजिट नंबर है, मना नहीं है, लेकिन आप रीजन गलत सोच रहे हो, आपके नंबर कटेंगे अगर ये सब्जेक्टिव मैथ्स है, ठीक है, क्योंकि रीजन सही बोलना पड़ेगा, ठीक है भैया। पहली बात, ये जो भी नंबर बनेगा इस पूरे को सॉल्व करके एक नंबर बनेगा ना, ये उस नंबर के फैक्टर नहीं है, क्योंकि बीच में भी साइन क्या बैठा हुआ है, सारे जितने भी टुकड़े थे सारे मल्टीप्लाई में होने चाहिए थे, तब फैक्टर थे। तो पहले प्लस निपटाओ, कैसे निपटाएं? इन सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर आएगा उसे आपस में ऐड कर लो, बन जाएगा सिंगल नंबर, मल्टीप्लाई करा ऐड करा, बन जाएगा ना सिंगल नंबर, उस सिंगल नंबर के फिर फैक्टर बना लो, और फैक्टर 2 से ज्यादा बन गए तो पक्का है क्या? कंपोजिट। ऐसे बता पाएंगे, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा था, ये सब पिछली क्लास हम कर चुके हैं, तो आप ही रोक दोगे नए नए बच्चे मेरे को, सर क्या इतना बोर क्यों कर रहे हो, इनको भी मल्टीप्लाई इनको भी मल्टीप्लाई, टाइम खराब हो रहा है सर, इस ग्रुप के पास भी 11 है, इस ग्रुप के पास भी 11 है, 11 को तो आप कॉमन ही ले लो, इससे भी कॉमन ले लो, उससे भी कॉमन ले लो, हल्के नंबर जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी ठीक है भाई। तो आपने 11 कॉमन करवा लिया मेरे से, तो बोले यहाँ से 11 कॉमन तो क्या बचेगा? 1 11 11 होता है,
इंटू आगे क्या बचेगा 19, इंटू आगे क्या बचेगा 23, प्लस 3 इंटू 11 से 11 कॉमन निकाला तो 11 × 11 यानी 1 बन जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है भैया। 19 3 57, 5 कैरी, 19 2 38 प्लस 5 43, 437 हो गया। अच्छा, जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं भाई, पिछली क्लास सुन ली करके तो बैठे ही होंगे आप, क्या आपने सही सोचा और सही आंसर है, एरर हो जाती है। मान लो मल्टीप्लाई करके किसी ने 436 लिख दिया, फैक्टर तो बाद में 2 से ज्यादा आ ही जाएंगे आपके, कंपोजिट नंबर तो आप बोल ही दोगे, लेकिन कैलकुलेशन एरर तो है ना, तो वो चेक करते रहना कि कहीं एरर तो नहीं बैठी। प्लस 3 अंदर क्या हो गया 3, मैं ये प्लस निपटाना चाह रहा हूं पहले, तो देखो 11 इंटू 437 में 3 ऐड करूंगा कितना आएगा, और यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा, वो प्लस खत्म हो गया, अब हो गया प्लस खत्म। अब नंबर ये दिख रहे हैं हमें, मल्टीप्लाई दिख रहा है। अब या तो मैं इसे मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करके एक सिंगल नंबर बनाऊंगा, फिर उसके मैं फैक्टर करूंगा, और मेरे फैक्टर 2 से ज्यादा बने तो क्या बनेंगे, कंपोजिट नंबर बनेगा ये। लेकिन इतनी देर में एक समझदार बच्चा ही मेरे को टोक देगा, भैया क्या पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर दोबारा फैक्टर बनाओगे, ये क्यों हो रहा है सर, फैक्टर तो यही हो गया, प्लस तो कहीं बचा ही नहीं, 11 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, ये तो हो रहा है, इसके और फैक्टर बना दो बस, और टीचर को दिखा दो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर है। तो लो मैंने इसके और फैक्टर बना दिए भैया, और फैक्टर बना दिए, जहां भी ये जैसे भी डिवाइड होता था, क्या फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। अब बताओ ये जो भी नंबर था इसके फैक्टर 2 ही है या 2 से ज्यादा है, तो बताओ ये नंबर प्राइम है कंपोजिट है। फिर दोबारा समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, शुरू में मत बोल देना फैक्टर 2 से ज्यादा है, ये फैक्टर ही नहीं है, इस जो भी नंबर ये होता, जो भी ये सॉल्व होके होता है उसके फैक्टर नहीं है, क्योंकि बीच में साइन किसका है, प्लस का। तो हमने पहले 3 या 4 लाइनें वो कैलकुलेशन की, वो सिंप्लीफिकेशन की जिसमें हमने प्लस निपटा दिया, और जब हमारे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बच गया तो ये सारे फैक्टर, और एक्चुअली ये 2 से ज्यादा है इसलिए नंबर प्राइम नहीं क्या है, कंपोजिट है। तो अब मैं कह दूंगा नो नंबर ऑफ फैक्टर आर मोर देन 2 देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। कहानी क्लियर है, किस किस का बिल्कुल ठीक है। जहां टाइम गैप बनेगा, देखो जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक आप सुनिए, अब मैं रुक गया और ये बच्चों को, नए बच्चों को मैं कहूंगा आप करो, अब आपका टाइम गैप है, आप बोर नहीं होंगे, असाइनमेंट आगे जो भी आप कर सकते हो शुरू हो जाओ, और इस होमवर्क कॉपी में क्वेश्चन निकालने शुरू कर दो, आगे से आगे, जैसे कोई 25वें क्वेश्चन पे चल रहा है, 26 का, 27 का, ठीक है बनाओ आगे, अब मेरे लिए मत रुको, आप लोग करो जी प्रैक्टिस। कुछ पूछना है तो बोलो, अभी ये चारों बच्चों को कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपने, कोई भी कंफ्यूजन आएगी बोलते रहना, घबराना मत। 9 और कोई पीछे तक फर्स्ट क्लास तो नहीं बैठा, समझ में आया जो कहा, कोई कंफ्यूजन है तो कहना। हाँ हाँ गलत है, चारों गलत है, चेंज करने पड़ेंगे। 9 नंबर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्लास में एक बारी जब आप बैठ जाए, अगर ये डिस्कशन जो आप कर रहे हो ये क्वेश्चन से रिलेटेड है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इतनी धीरे करो कि तीसरे बच्चे के पास आवाज नहीं जाए, मेरे पास तक तो गलती से भी नहीं आ जानी चाहिए, अगर क्वेश्चन से रिलेटेड है, और फालतू बात कर रहे हो तो वो छोड़ दो। अभी 1.5 घंटा हमने बैठना है, बहुत फोकस करके बैठना है, पढ़ाई पे ही ध्यान लगाना है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन से रिलेटेड ये आंसर मैच हो गया क्या तेरा, आप आगे चल रहे हो, या ये वाली क्वारी बता दी, तो बहुत चुपके से, तीसरे बच्चे को भी नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो जो बच्चे समझ रहे हैं उनको तकलीफ आ जाएगी। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर मोर देन 2 implies that it is a composite number। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ये क्वेश्चन करने के बाद कोई स्कूल पेपर आप ऐसा नहीं होगा जो आपका अनअटेम्प्टेड हो, जो आप नहीं कर पाओ, बस ध्यान से समझते रहना। और जो बच्चे आगे चल रहे हैं बैठ के टाइम वेस्ट मत करिए, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, अगर मेरे से एक क्वेश्चन आगे भी हो तो, और आप तो 10-10 15-15 क्वेश्चन आगे हो भी, तो नेक्स्ट जो भी दिख रहा है वो निकालो, और आपको रेशनल इरेशनल आ गया था ना वो भी मत छोड़ो, आप पूरा असाइनमेंट जो जो गैप बने हुए मैंने नहीं भी दिए थे वो भी करना शुरू कर दो, हो रहा ठीक, नहीं हो रहा प्रॉब्लम में मार्क करके और अगला और अगला, ऐसे बनाऊंगा क्वेश्चन। हमारे बैच में 10 अलग पेस के बच्चे हैं, एक बहुत तेज वाला, एक थोड़ा सा कम वाला, एक थोड़ा सा कम वाला, हर कोई अपने हिसाब से करने को हम परमिशन देते हैं, लेकिन बस जब मैं समझा रहा हूँ तब रुकना है आपने, ठीक है, ताकि कुछ चीज छूट ना जाए आपसे। राइटिंग गंदी है भैया, तो एक बार ही पढ़ देता हूँ, राइटिंग ऐसे शुरू में एकदम से समझ में नहीं आती। नाउ नंबर ऑफ फैक्टर्स आर मोर देन 2 देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा राइटिंग वाइटिंग छोड़ दो, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा घुमा घुमा के बोलते रहना, जितना पूछना हो पूछ लेना, शर्माना मत, पूछना है।
कैसे आया? ओके, ये तो क्लियर है। 11 यहां से कॉमन लिया हमने, यहां तक तो क्लियर है। 11 कॉमन लिया, 1 बचा। पहले वही सब बता रहा हूँ। 19 नॉर्मल 23 प्लस 3 इंटू 11 कॉमन है, 1 बचा। बॉटमास रूल कहता है मल्टीप्लाई भी हो और प्लस भी हो, तो पहले मल्टीप्लाई होगी बाद में ऐड होगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 इंटू 19 19, और 19 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 437। 19 की 23 से करेंगे, जैसे आप रफ नोट खोल के करते हो करो, आता है ना मल्टीप्लाई करना, 437। सिंपल, ठीक है। और अब 3 की 1 से करोगे 3। बोलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोल दो। फर्स्ट शीट पे 4th, एमसीक्यू का 4th। आप नहीं कर पाओगे, इंतजार करिए थोड़ी देर के लिए, रुकिए अभी सबको इकट्ठा, आप आगे आगे बढ़ते जाओ जो नहीं हो रहा ना आपसे, क्योंकि मैं ऐसे उस बच्चे के लिए रुकूंगा, आपके लिए रुकूंगा, तो फिर यही चलता रहेगा। अभी हम इंडिविजुअल बच्चे के लिए किसी के लिए नहीं रुकेंगे, हम ऑर्डर में चल रहे हैं। थोड़ी देर में आपके क्वेश्चनों का नंबर आ जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो गैप बना के आगे चलो। हो गया भाई? आप दोनों मिलके कर लो, एक असाइनमेंट मेरे को दे दो। या चलो पकड़ो आप, मिल जाएंगे ना क्वेश्चन। नेक्स्ट, रोक दो सारा बैच, रोक दो। इस क्वेश्चन के आंसर में एमसीक्यू में करेक्शन है, इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर जिन्होंने करा है, जिनको आती थी चीजें, एक बारी वो सुन लो। देखिए पी दिया हुआ है, बोलना नहीं है किसी ने भी, सिर्फ सुनना है ध्यान से। पी दिया हुआ है 18 ए स्क्वायर बी, और क्यू दिया हुआ है 20 ए क्यू। जब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में, तो वो करते हुए बच्चों को लगता है इतना बेकार चैप्टर, कुछ मतलब मैं 10th में हूँ, मेरे को यही फील नहीं आ रहा है, ये तो 6ठी क्लास का मैथ्स लग रहा है अभी आसान, लेकिन पेपर में सेम एनसीईआरटी आती ही नहीं है। तो या तो थोड़ा बेटर या बहुत बेटर ऐसा कुछ आता है, तो वही प्रैक्टिस करना होता है। तो वैसे सही क्वेश्चन हम थोड़े थोड़े कर रहे हैं। देखिए पी और क्यू दिए हुए, उन्होंने कोई भी 2 नंबर बोल रखे हैं, बोल रहे हैं आप इनका क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है? एलसीएम किसका निकालना है? पी और क्यू का। कोई कंफ्यूज मत हो ना, ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा है ये इस साल बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ठीक है भैया। वो ईयर ऑफ एग्जाम है, किस एग्जाम में आया था? 2024 बोर्ड में आया था। खैर वापस, सर पी और क्यू का एलसीएम कैसे निकाले? प्राइम फैक्टर बनाओगे, नए बच्चों को बाद में समझाऊंगा। एक बारी प्राइम फैक्टर बनाओगे 18 के 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो खुद ही फैक्टर हुआ, ए इंटू ए, बी खुद ही फैक्टर हुआ। 20 के फैक्टर बनाओगे तो 20 के फैक्टर 2 का स्क्वायर इंटू 5, प्राइम फैक्टर बनाओगे इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। पुराना पूरा बैच बोलो, एलसीएम निकालना तो रूल क्या था? फर्स्ट के इंटू मल्टीप्लाई सेकंड के, फर्स्ट के सारे फैक्टर मल्टीप्लाई सेकंड के एक्स्ट्रा। पी और क्यू का एलसीएम निकालना है, फर्स्ट के सारे फैक्टर निकल लगा दो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, सेकंड के एक्स्ट्रा उठा लो। बोलो 2 कितनी बारी लिख चुके हो? एक बारी। यहां कितनी बारी है? 2 बारी। कितनी बारी एक्स्ट्रा है? एक बारी। एक्स्ट्रा वाला और उठा लो। एक्स्ट्रा फैक्टर लिखने हैं सेकंड के। सेकंड में बोलो 5 अभी तक लिखा है? नहीं, एक्स्ट्रा है, लिख लो। ए कितनी बारी लिख चुके हो? जल्दी जल्दी बोलो, कितनी बारी है? कितनी बारी एक्स्ट्रा है? फिर बी कितनी बारी लिख चुके हो? कितनी बारी है? कितनी बारी एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उठा लो और करा दो मल्टीप्लाई, आ गया एलसीएम, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 क्या होगा? ठीक है, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 4 9 जा 36, और 36 5 जा 180। ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बी इंटू बी, सर 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। इसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक करनी पड़ेगी, करेक्शन है, बी वाली ठीक बना लेते हैं। 180 ए क्यूब बी स्क्वायर, किस किस का आ गया था? 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। जिसकी कोई गलती हुई है ठीक करो। नए बच्चे 1 मिनट सुनना, ऐसे मत करना भाई, काम मत चलाना, काम मत चलाना, आपको एग्जैक्ट रूल पता होना चाहिए। सर एलसीएम तो हमने भी पहले निकालना सीखा हुआ है, आप कोई भी कह देगा। आप बोलोगे 4 और 8 का एलसीएम, ऐसे डिवीजन मेथड तो हमें पता ही है, पता ही, एलसीएम तो निकाल ही लेते थे। लेकिन ये मेरा सिलेबस नहीं है, इस सिलेबस से आप कोई क्वेश्चन डिमांड किया जाए तो डिवीजन मेथड से एलसीएम नहीं निकाल सकते। प्राइम फैक्टर मेथड से हमें एलसीएम निकालना होता है। प्राइम फैक्टर मेथड क्या है? फर्स्ट के जो भी पहला नंबर दूसरा नंबर है उनके प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर बनाने, वैसे तो ये छोटी बात है, लेकिन चलो आपने ना सुनाओ तो प्राइम फैक्टर कर लिए।
2 9 18, 3 3 9, 3 1 3 आ गए ना प्राइम वेक्टर। तो मैंने लिख दिए थे 2 into 3 दो बारी था तो 3 का स्क्वायर। आवाज नहीं भैया, आपस में डिस्कशन कोई नहीं करेगा, बीच में गलती से मत बोल देना, ठीक है। पिटाई भी करता हूं मैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों की भी करता हूँ। 100 में 100 वाला नंबर वाला बच्चा मेरे से पिट जाता है सिर्फ इसलिए कि मैं बोल रहा था और मेरे पीछे से वो किसी दूसरे से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। मेरे बोलते हुए मेरे को आवाज किसी की भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है भैया। तो जब मैं बोल रहा हूं तब बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। मैंने कुछ कहा भी वो सुना, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। तो मेरे को ध्यान से सिर्फ सुनिए आप। अब आप कहिए क्या कह रहे हो। नहीं करना ना, अब रुक के सुनना है ध्यान से। ये वाला तो समझ चुके ना आप, कर लो। पुराने बच्चों को नहीं रोका होगा मैंने, ठीक है। समझ में आया, बीच में बातें नहीं, ठीक है। हाँ बच्चे ध्यान से सुनिए। मैंने कहा पहले के प्राइम फैक्टर बनाओ। सर बन गए 18 के तो बन गए, नॉर्मल है यार। ए स्क्वायर तो कोई नंबर ही नहीं है ना, ए स्क्वायर तो तुम्हें वैसे ही बताया, ए इंटू ए तो फैक्टर ही है, बी भी खुद ही फैक्टर हुआ। 20 के बना लो, प्राइम फैक्टर बना लोगे ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5 नॉर्मल है, इंटू ए क्यूब बी स्क्वायर। सर आप तो ये तो बताओ एलसीएम कैसे लिखते हैं। जब आपने जिन भी नंबरों का एलसीएम निकालना है उनके प्राइम फैक्टर बना लिए, तो फर्स्ट के ऑल फैक्टर लिखने हैं एलसीएम निकालते हैं, फर्स्ट के ऑल फैक्टर। एक शॉर्टकट भी होता है जो हम बैच में बता चुके हैं, लेकिन शॉर्टकट होता है कंसेप्ट समझने के बाद। तो अभी मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा, अभी एक पूरा कंसेप्ट दे रहा हूं। पूरा कंसेप्ट क्या है, जब भी हमें नंबरों का एलसीएम निकालना है, फर्स्ट के ऑल फैक्टर हो गया ऑल, मल्टीप्लाई सेकंड के एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब जो इससे ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा वाले लिख लो। अब आप वो एक बार बोल देना, यूं ही लगेगा बेकार सी बात है। बोलो 2 कितनी बारी लिखा आपने, 1 टाइम। यहाँ कितनी बारी है, कितनी बारी एक्स्ट्रा है, एक बारी, तो बस एक्स्ट्रा वाला उठा दो। फिर 5 आपने लिखा ही नहीं है अभी, तो एक्स्ट्रा ही है, वो भी ले लो। फिर ए कितनी टाइम्स लिख चुके हो, 2 बारी, तो कितनी बारी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितनी बारी है, 1 बारी, तो 1 बारी ए ले लो, ठीक है। बी 1 बारी लिख चुके हो, कितनी बारी एक्स्ट्रा है, 1 बारी एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाला ले लो और करा दो सबको मल्टीप्लाई। नॉर्मल मैथ्स क्या होती है, ध्यान से सुनना, नॉर्मल मत बने रहना। बच्चा ठीक है समझ भी गया, वो कह रहा तेज हूं मैं तो मल्टीप्लाई तो कोई भी करा लेगा, भाई करा लेगा मान रहा हूं। लेकिन जैसे मैंने भी पिछली बारी की थी, नॉर्मल बच्चा है वो, मैंने बोला देख बच्चा 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 into 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 9 36। यहां तक हम माइंड में कर पा रहे हैं, लेकिन है हम नॉर्मल 36। 36 into 5 आपसे माइंड में नहीं होगा, अब आप रफ नोट खोलोगे 180 आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता मैथ्स, थोड़ा भी बेहतर करना है दोबारा आ जाओ। 2 into 2 4, तो भाई 4 की उससे मल्टीप्लाई कर लेना जिससे 0 वाला नंबर बन रहा है। 4 को यहाँ 9 से क्यों करा, 4 9 था 36 अजीब हो जाएगा, 4 5 था 20, 20 में 0 आ गई, अब आसान है, अब हम माइंड में कर पाएंगे। 20 या 9 दिख रहा है, 29 था 180, अब 36 5 था 180 कहाँ दिमाग में आ रहा था, ये तो दिमाग में ही हो गया। ऐसी छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ जाएगा कि कहाँ मैं 40 लेता हूँ, कहाँ मैं 90 प्लस पहुंच जाऊंगा, ठीक है। वापस ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई, बी की बी से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, एलसीएम। ऑप्शन में गलत, मतलब ऑप्शन कोई मैच नहीं हो रही थी, वो करेक्शन बनी तो मैंने बता दिया, ठीक है। कर लो फटाफट से। कोई बच्चा जिसके पास, एक नए बच्चे के पास असाइनमेंट नहीं है, कोई पुराना भी जिसको असाइनमेंट ना मिला हो, हाँ हैंड रेस कर दो। बीच में एक आधी छुट्टी होगी तो नहीं मिला हो शायद, ओके अभी करा के दो। हाँ जी, आप भैया एक बार शिव भैया को जाके बोलो कि भैया 5 असाइनमेंट प्रिंट कर दो और बोल के आ जाना। इतनी देर आप शेयर करके काम चला लीजिए, ठीक है। अच्छा जो बच्चा अभी सुन चुका है, आपको सारे कंसेप्ट तो नहीं पता, चैप्टर का कंसेप्ट तो थोड़ा निकल गया एनसीईआरटी वाला तो आपका, लेकिन आप अगला अगला पढ़ के ट्राई करना, 5वां भी नहीं होगा। 6 टाइम मारो फटाफट से, पढ़ो 6 क्वेश्चन रीड करके आराम से बैठ के सोचो माइंड में कैसे होना चाहिए, डरो मत। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है थोड़ा डिसिप्लिन बनाने के लिए बीच में धमकाना तो पड़ता है। ऑनलाइन आगे लगे रहना, समय नहीं खराब हो जाए आपका किसी का भी। छायांक फ्रेम में बने रहो बच्चे, थोड़ा सा मोबाइल एडजस्ट कर लो, फ्रेम में बने रहो, आपके लिए जरूरी है। आप बहुत अच्छे बच्चे, आप खुद ही ये करोगे हमेशा, मेरे कहने से नहीं करोगे, आप खुद हमेशा अपने मन से करोगे।
ऑर्डर में चल रहे हैं सारे बच्चे, जो सारी क्लासें लगभग अटेंड करी हैं जिन्होंने, और कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उससे मार्क लगा के छोड़ दो, जैसे मैं आऊंगा तब बताऊंगा, बीच बीच में नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते जाना। दो दो बच्चे अपनी मतलब ग्रुप बना लो और करते रहो, लेकिन शोर नहीं चाहिए, उससे क्या एनर्जी बनी रहती है। तूने 5 किए, मेरे मैं 6 कर रहा हूँ, तूने 10 किए, मैं 12 कर रहा हूँ, कंपटीशन में काम करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्लो मेरा रुकेगा क्योंकि कुछ नए बच्चे हैं, तो उनको भी साथ ले लेते हैं। अभी अभी ऐसा सा ही क्वेश्चन किया, अभी 1 मिनट देख लो जल्दी से कि एक क्वेश्चन करा, बच्चे रोक दे, सामने ध्यान दे, नया बच्चा। पहले पुराने बच्चे बोल दो, ये प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर? ठीक है, आपने पूरा ही करा होगा ना कॉमन वगैरह लेके। आगे बढ़ जाओ, रुकना मत, आपको अच्छे से आता है, बस चेक कर लेना जब मेरा एंड हो जाए। सर 5 × 11। अब नए वाले बच्चे जरा जल्दी जल्दी बोल दो जो जो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने बोला ये होना एक्चुअली कंपोजिट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है तो ये कंपोजिट, लेकिन मैंने अभी बोल दिया अपने टीचर को कि इस नंबर के जिसको तुम पूछ रहे हो ना 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए कंपोजिट है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, 1 2 3 भी 2 से ज्यादा ही फैक्टर है। तो बताओ ये जो भी पूरा नंबर बनेगा, क्या उस पूरे नंबर के ये फैक्टर है? ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि बीच में सिंबल किसका आ गया? प्लस का। वो जो भी पूरा नंबर होगा ना, वो कोई नहीं है, क्योंकि वो 17 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। तो पहले प्लस निपटाओ यहां से। उसके लिए बेसिक तरीका क्या है कि आप अपनी पुरानी मैथ जानते हो, उसमें भी कर लोगे आप कि सर इन सबको मल्टीप्लाई करो, बॉड मास रूल पहले मल्टीप्लाई होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, फिर सिंगल नंबर बनेगा, फिर उसके फैक्टर, फिर बनाओ फैक्टर, फिर तो सारे मल्टीप्लाई में बनेंगे। 2 से ज्यादा आ गए तो मैं बोल ही दूंगा प्राइम है कंपोजिट जो भी है। तो भैया इसमें टाइम लगता है, तो वो छोटा मोटा कैलकुलेशन शॉर्टकट आप ले लेते हो, 11 कॉमन ले लो। अब तेज थोड़ा डायरेक्ट करें, 11 कॉमन आया तो ये दोनों की मल्टीप्लाई बची, तो 17 5 85। यहाँ 11 कॉमन तो दिख रहा है ना, 1 बचेगा, तो 3 1 3। ठीक है, अच्छा सिर्फ इतना मत सीखना, वो तो आपकी बिल्कुल पहली क्लास है, तो मैं छोटा छोटा करके बोल रहा हूँ। आप तेज हो, एमसीक्यू मान लो ये आ जाए, तो आप बिना कैलकुलेशन करे बोल दोगे प्राइम है कंपोजिट है, वो भी होगा, अभी बताऊंगा। लेकिन पहले नॉर्मल, सर 11 कॉमन लिया था, 11 बाहर आ गया, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई 85 + 3 क्या हो गया? 88। और सर अब तो प्लस नहीं है कहीं भी, अब तो मल्टीप्लाई आ गया। अब तो आप 88 के और बन रहे, बना लो। 88 2 से डिवाइड होगा 44, 44 आ गया, 44 2 से डिवाइड होगा 22, 22 2 से डिवाइड होगा 11। माइंड में ना हो तो मतलब जबरदस्ती नहीं करना, कोई भी शॉर्टकट प्रॉपर बना लिए, लिख लिए फैक्टर। अब तो कोई प्लस नहीं है, और फैक्टर 2 से ज्यादा है, यानी क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए, ये क्लियर है। लेकिन जब मैं इतना पढ़ा रहा था और आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, नंबरों से एक्स्ट्रा नहीं होता, दिमाग से एक्स्ट्रा होता है। नंबर चाहे 40 आ जाए 100 में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तेज हो बस आप। आपने कहा सर करा तो हर बार ही रहे हो आप क्वेश्चन, जैसे ये शाना बच्चा अभी दूसरे तीसरे क्वेश्चन में मेरे को सिखा देगा। क्या सिखाएगा सुनना, तो कर रहे हो ठीक है, पेपरों में नंबर लेने के लिए सब लिखना पड़ जाता है हमें, लेकिन यार ऐसे कितने भी नंबर आपने मल्टीप्लाई में दिए, यहाँ भी बहुत सारे मल्टीप्लाई में दिए, और बीच में प्लस आ रहा है, यही पैटर्न बार बार आएगा। अभी इसको कभी पूछ रहा है प्राइम है कंपोजिट है, देखो एक नंबर आपका कॉमन आ रहा है हमेशा, मैं बोलूंगा आ तो रहा है, बोल रहा है अब अंदर कुछ भी बचेगा, तो एक फैक्टर तो ये हो गया जो कॉमन आया, एक ये ब्रैकेट हो गया, ये ऐड होके सिंगल नंबर बनेगा ही, 2 फैक्टर तो वैसे ही हो गए, तीसरा आप 1 लिख सकते हो अपने मन से। तो फैक्टर तो सर हमेशा ही 2 से ज्यादा बनेंगे जब कॉमन आएगा। सोचो इस बात को, ये एक बहुत अच्छी बात है, आप जो भी अपने आप से पकड़ जाए कि सर मान लो इन दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आया एक फैक्टर वो एक बचा हुआ एड करके बनेगा, और एक में 1 लिख सकता हूं, तो फैक्टर तो 2 से ज्यादा हमेशा ही बनेंगे जब कॉमन आ गया तो, और 2 से ज्यादा बनेंगे तो ये पक्का ही क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो सर एमसीक्यू में आया तो हमें कुछ लिख के थोड़ी करना होता, ऑप्शन ही तो भरनी होती है, तो मैं तो सर डायरेक्ट एमसीक्यू में कंपोजिट लिख के दूंगा। सब्जेक्टिव में आया बी 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 पार्ट में, सेक्शन बी में, वो आपको लिख के करना होता है, आप प्रॉपर लिख के फिर लास्ट में रीजन भी दोगे, नंबर ऑफ फैक्टर आर मोर देन 2 देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। कहानी क्लियर है? जल्दी करो फटाफट, तेज हाथ चलाना। जो बच्चे पुराने हैं करते करते सुनते रहिएगा, माइंड में क्वेश्चन आएगा सर ये टाइप हमने एनसीईआरटी में 2 2 कर लिए थे, या 8 बारी सेम क्वेश्चन है, किस लिए कर रहे हैं हम बार बार? मतलब यार 8 बारी बोर्ड में आया है अलग अलग सालों में, इंपॉर्टेंट नहीं हो गया चाहे घटिया हो, तो क्या दिक्कत है 8 बारी करने में? हम तो 10 बारी भी करेंगे, ठीक है, ताकि पेपर में कर रहे हो तो बिल्कुल बेकार सा लगे, यार ये तो कुछ भी नहीं था, इतनी बारी कर रखा था। ठीक है, तो प्रैक्टिस में कमी मत छोड़िएगा, रिपीट करने से इंटेलिजेंस और एररलेस बनते हैं हम, इंटेलिजेंस आता है, एररलेस बनते हैं बार बार करने से। अगला देखो कौन सा है जो आप कर पाओ। को प्राइम नंबर मेरे ख्याल से
show that the number 231 and 396 are not co-prime. कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सिर्फ 4 बच्चे नए वाले मेरे साथ चल रहे हैं, बाकी पूरा बैच आगे चल रहा है ना, चाहे आप एक क्वेश्चन आगे हैं चाहे 10। जब तक क्वेश्चन में हम आते नहीं ना, मेरे को कुछ भी नहीं आता। मैं आपसे भी कमजोर होता हूँ। आप मेरे से पूछोगे, मुझे नहीं आता। अब आप मेरे को समझाओ कैसे होगा, दिमाग लगाओ, सच्ची बता रहा हूँ। और जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में आऊंगा, मेरे अंदर आत्मा आ जाएगी, तब मेरे को आ जाएगा, तब मैं आपको समझा दूंगा, उससे पहले नहीं समझाऊंगा। ठीक है? तो एक चीज को ना पकाओ। जब हमारे पास बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी आते हैं ना, तो हम उन्हें क्या सिखाते हैं? जल्दी हार नहीं माननी है। ठीक है? इतना टाइम मिला है, वो आपके लिए ही मिला और आपकी नॉलेज भी है। फाइट मारो, अलग अलग तरीका, ऐसे सोचो वैसे सोचो, हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है? मैं तो समझा ही दूंगा, उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन कल को फिर भी बोर्ड में नया क्वेश्चन मिलेगा ना, खुद भी सोचना पड़ेगा ना। आदत बनाओ आज। करें भाई? हो गया भैया? अभी थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम रोक रहा हूं। करा दी थी क्या मैंने? पहले नहीं कराई थी ना। थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं क्योंकि नए बच्चे हैं, ये इसमें काफी टाइम लग जाएगा इसको ठीक से समझाने में। पहले इनको बेसिक क्वेश्चन समझा दो। सब बच्चे अब सामने आ जाओ, पेन मत चलाना। पूरा बैच कोई कहीं नहीं चल रहा है, अब सब मेरे साथ चल रहे हैं, जब तक थोड़ी देर तक एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है? पहले नए बच्चे बोलेंगे, फिर पुराने बोलेंगे। एमसीक्यू के दौरान बहुत सारी नई नई बातें सीखोगे। आप मुझे बताओ, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 1, 2 या 2 से ज्यादा? प्राइम नंबर के ऑलवेज 2 ही फैक्टर होते हैं, अपने यहाँ पर 1 से डिवाइड होता है। तो भाई इतना घटिया क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, बोर्ड में आया हुआ है भाई। ठीक है? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? बोलो कितने फैक्टर होते हैं? सिंपल। नेक्स्ट, सुनते रहना ध्यान से। अब देखिए, एनसीईआरटी में ना हम ना बार बार रुक रहे हैं, और शुरू में ना बोरिंग लगता है जब मैं इतना रुक जाता हूँ और बच्चा थोड़ा भी ठीक है ना, मैथ्स में बोल रहा है यार एचसीएफ को इतनी बारी बोल रहे हैं, एलसीएम को इतनी बारी बोल रहे हैं, प्लस इतनी बारी सिखा रहे हैं, क्यों ना सिखाऊं? इतना आसान क्वेश्चन आधा बैच नहीं करे आप में से। एक बार इसको छोड़ दो, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताओ आप। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है? 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 पहला प्राइम है, 1 और 2 फैक्टर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। बहुत बढ़िया। ठीक है? स्मॉलेस्ट प्राइम 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 2 के बाद 3 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, वो तो प्राइम ही है। पहला कंपोजिट क्या मिल रहा है? 4। ठीक है? क्या कह रहा है वो? रेशियो बहुत ध्यान से सुनना सारे बच्चे, चाहे आपका हुआ पड़ा है, बहुत कुछ नया सिखाऊंगा आपको, आराम से सुनते जाओ। बोलते हैं रेशियो निकालनी है एचसीएफ और एलसीएम की। पूरा बैच ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मैंने कभी नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आपको ये पता ही होगा। रेशियो निकालनी हो तो किस बात का ध्यान रखना होता है? कोई बच्चा हैंड रेस करके मेरे को बता सकता है। रेशियो निकालनी हो तो आपको आती है, आप निकाल के भी बैठे हो, तो किस बात का ध्यान रखना होता है? आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं अगर मैं पूछूं तो। आप बताइए। जबरदस्त, क्लैप कर दो लड़के के लिए, ये कोई हल्की बात नहीं बोली इसमें। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे को बच्चों के क्वेश्चन पता है, शक्ल देख के पता होता है यहाँ तक सोचेगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता है। ठीक है भैया? तो मैं इसके लिए क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था ज्यादा से ये बताएगा रेशियो में हम चीजों को डिवाइड करते हैं, जिन चीजों की रेशियो निकालनी है उन्हें डिवाइड करके काट पीट लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास ये वाले जो मार्कर हैं ये गिन के 10 है मेरे पास। बच्चे ने बोला अच्छा 10 मार्कर है? हाँ। फिर मैंने बोला मेरे पास एक बढ़िया वाला पेन भी है, बढ़िया वाले पेन है वो 20 है। मैंने बोला मार्कर और पेन की रेशियो बता दो। तो मैथ्स में रेशियो निकालने के लिए एक बात किसी को भी पता होनी चाहिए, सर जिन चीजों की रेशियो निकालनी है उनको क्या करते हैं? डिवाइड। हाईएस्ट कॉमन नंबर कट कर देते हैं और रेशियो आ जाती है 1:2। जैसे आपके पास मार्कर और पेन की रेशियो क्या है? 1:2। अब ये तो किसी को भी पता है, नहीं पता है एक बार सुन लो, जिन चीजों की रेशियो निकालनी है, रेशियो निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? पता है। अब गलती कहाँ होती है? जब आप जितने मर्जी बड़े हो जाना, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो जाना, गलती एक ही जगह होती है। मैंने बोला मार्कर और पेन की रेशियो बता, बच्चा मुझे पेन और मार्कर की बता रहा है। मैंने कहा मार्कर और पेन की रेशियो बता, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, और बच्चा बिल्कुल वही बोला, बहुत तेज बच्चा है। सर मार्कर और पेन की रेशियो बतानी है तो आपने पहले मार्कर बोला, ऊपर मार्कर रखो, बाद में पेन बोला, नीचे पेन रखो, और मार्कर की काउंटिंग को पेन की काउंटिंग से डिवाइड कर दो, मार्कर और पेन की रेशियो आ जाएगी। तो बोलो किन्हीं दो चीजों की रेशियो निकालने के लिए उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है? ये किसी को भी पता है। इंपॉर्टेंस किस बात की? ऑर्डर की। सर पहले जो बोलोगे उसे ऊपर रखेंगे, जो बाद में बोलोगे उसे नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कहानी क्लियर है? वापस आ जाओ।
अब उसने क्या बोला, एचसीएफ और एलसीएम की रेशियो निकालो, तो आपने मान लो आप सब्जेक्टिव कर रहे हो, रेशियो पूछी है, शाना बच्चा उसका ध्यान सिर्फ अपनी गलतियों पर होता है। मैथ्स मेरे को सारी आती है, लेकिन मैं लिखते हुए बस ये ध्यान देता हूँ, अगर मेरे को 100 में से 100 करना है, कहाँ नॉर्मल बच्चा गलत करता है, बस इतना ध्यान देता हूँ, मेरे हर बार 100 में से 100 आते हैं। ठीक है, रेशियो निकालनी है किसकी, एचसीएफ की और एलसीएम की। ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, ऊपर रखेंगे एचसीएफ, नीचे रखेंगे एलसीएम और डिवाइड कर देंगे, रेशियो आ जाएगी। भाई किसके एचसीएफ एलसीएम की, बोल रहा है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, बोलो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। एंड लीस्ट प्राइम नंबर, बोलो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इन दोनों के एलसीएम की रेशियो पूछ रहा है, तो एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, डिवाइड कर देना, रेशियो आ जाएगी। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए नए बच्चे ध्यान से सुनिए, जिन नंबरों को एचसीएफ एलसीएम निकाल लो उनके प्राइम फैक्टर बना लो आप। 4 के प्राइम फैक्टर बनाओगे 2 × 2, ठीक है, ये तो खुद ही प्राइम है और ब्रेक ही नहीं होगा, और करना हो जबरदस्ती करना हो 2 × 1 लिख पाओगे। ठीक है, एक बार ही लिख देते हैं 1 ताकि नए बच्चे समझ पाए। बाद में इस 1 को आप जितने पुराने बच्चे हो 1 नहीं लिखोगे, आपको पता है प्राइम फैक्टर में 1 नहीं आता है, लेकिन एक बार ही नए बच्चों को समझाने के लिए फैक्टर बना लिए। 2 × 1 बन रहे हैं ना 4 के, ठीक है, 2 के बन रहे हैं ना 2 × 1। बोलो दोनों में एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन लेना है सर 2, तो दोनों में ही कॉमन है, और कहो तो एक 1 भी कॉमन है, तो बोलो हाईएस्ट कॉमन क्या है आपका, एक ही 2 कॉमन है आपका, दूसरा 2 नहीं लोगे कॉमन, भाई दूसरा 2 यहाँ है वहां का है, 2 बार ही 2 नहीं है कॉमन, ये कहानी क्लियर है, एक ही 1 कॉमन है, 2 आ गया एचसीएफ। एलसीएम आपने सीखा ही अभी, फर्स्ट के सारे फैक्टर, बोलो एलसीएम फर्स्ट के सारे फैक्टर 2 × 2 × 1, और सेकंड के एक्स्ट्रा 2 लिख चुके हो आप, नहीं लिखना, 1 लिख चुके हो, नहीं लिखना, तो बोलो एलसीएम क्या आया। कोई दिक्कत एलसीएम में किसी को भी है, कोई दिक्कत बच्चे उधर पीछे साइड में, कोई दिक्कत। एचसीएफ आ गया इन नंबरों का मेरा 2 और एलसीएम आ गया 4, रेशियो पूछी है, कट कर दो, बोलो रेशियो क्या आई, ऑप्शन क्या आया। अब आप कितने मर्जी समझदार हो, आपको सारा करना आता है, बस आप इतनी जल्दबाजी में चले कि आपने उल्टी डिवाइड कर दी, रेशियो तो फिर भी निकली है, लेकिन 2:1 तो गलत है, उल्टी रेशियो आ गई, उल्टा मार्क हो जाएगा। तो बोलो किस शाने बच्चे की गलत हुई, उल्टा करके, ईमानदारी से बता दो, किससे हुआ ही नहीं क्वेश्चन, उल्टा कर दिया ना। तो बताओ ये कोई कम बच्चे थोड़ी हैं, जबरदस्त बच्चे हैं, मेरे को पता बहुत इंटेलिजेंट है, तो इंपॉर्टेंस किस बात की हुई, वही सीखा है ना, करो ध्यान से करो। पूछना है कुछ, थोड़ा धीरे धीरे जरा स्पीड बढ़ा लेना भाई, नए बच्चे हम बहुत धीरे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ना ठीक है, बस स्टेट करना है इसको, इतना रहेगा, स्टेटमेंट में आप लिखो, बाकी लिख सकते हैं, मतलब गलत नहीं है, और यहीं पर आप स्टेटमेंट दे दो कि लेफ्ट साइड इरेशनल है, राइट साइड रैशनल है, इक्वल है गलत है, इसलिए असम्पशन गलत, इसलिए रैशनल रैशनल, कुछ गलत नहीं हुआ, सब ठीक है। करना चाहो तो नीचे माइनस अजीब लग रहा है आपको, लग रहा है आप खुद भी कह रहे हो सर नीचे चेक कर दो माइनस, सही का है, गलत तो कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर से भी एक माइनस कॉमन ले लो और फिर माइनस से माइनस काट दो, और ऊपर वाले साइन बदल देना, जो माइनस की टर्म में प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है माइनस की हो जाएगी, तो इसे कहते हैं सिंप्लीफाइड कर दिया आपने, ठीक है, आसान बना दिया उसे, तो वो भी ठीक है, बेटर हो जाएगा। दोबारा बोलो, लीस्ट, एक सेकेंड, लीस्ट कंपोजिट नंबर का क्या निकाल लिया, नहीं निकाल सकते ना, एक नंबर का एचसीएफ पॉसिबल ही नहीं है मैथ्स में। हाईएस्ट कॉमन निकालने के लिए आपको कम से कम 2 कॉमन ढूंढने के लिए 2 चीजें तो चाहिए, उन्हीं में तो कॉमन ढूंढोगे, एक अकेले नंबर में एचसीएफ कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, एक अकेले नंबर का एलसीएम हो ही कैसे सकता है। पूछना है कुछ, ऐसी बात कोई भी माइंड में आए ना, बोलने से चूकना मत, जरूर डिस्कस होनी चाहिए। हो गया, तेज हो, तेज हो, कितना लिया 9th में मार्क्स बोलो, चलो आगे बढ़ रहे हैं। सामने देखो बच्चों, एक क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी में स्किप हो गया था, शायद स्किप हो गया था, जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है, छूटा था फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई एक क्वेश्चन, है ना, ये उसी से रिलेटेड है, तो ये मैंने कराया ही नहीं है, इसको ध्यान से सुन लेना, और यहाँ मैथ्स की एक बहुत बड़ी बात सीखोगे आप, सारे रोक दो पूरा बैच पीछे तक, बहुत ध्यान से सुनो। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, अगर हम कोई 2 नंबर दे रहे हैं आपको, मान लीजिए फर्स्ट नंबर, कोई भी फर्स्ट नंबर, कोई भी सेकंड नंबर, ऐसे नाम दे देता हूँ, फर्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, रैंडम ए बोल देते हैं, सेकंड नंबर को बी बोल देते हैं। अगर 2 नंबर दूंगा जो नए बच्चे भी हैं
उनको भी मालूम है प्राइम फैक्टर करते आप उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल ही लोगे, एचसीएफ को मान लो एच बोल दे, प्राइम फैक्टर करते हो एलसीएम भी लिख ही लोगे, फर्स्ट के सारे सेकंड के एक्स्ट्रा, वो नॉर्मल बातें होती है। सर कहना क्या चाह रहे हो, वो दो नंबर है, हमको जब आप समझा दो करा दो तो हम एचसीएफ भी निकाल ही लेंगे, एलसीएम भी निकाल ही लेंगे। नया क्या, एक ट्रू फॉर्मूला है इसमें, किन्हीं भी दो नंबरों की प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम की प्रोडक्ट की ऑलवेज क्या होती है, इक्वल। और जिन बच्चों ने मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन किया है फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसमें 4 पार्ट में हमने बार बार ये वेरीफाई कराया था कि दो नंबर की प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट की क्या होती है, ठीक है। बोलो ये किसी एक आधे क्वेश्चन के लिए ठीक है या सभी क्वेश्चनों के लिए फॉर्मूला सही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी ये फॉर्मूले की तरह से यूज होता है। ये कहानी क्लियर होगी, बच्चा बोलेगा इसका क्या काम है, क्या यूज करोगे इसमें, भैया ध्यान से सुनना जरा। इस फॉर्मूले में मान लो दो नंबरों में से मैं एक नंबर गिवन दे दूं 10 है, इन दोनों का एचसीएफ में 5 दे दूं, इन दोनों का एलसीएम में 30 दे दूं, और मैं एक बचा हुआ नंबर पूछ लूं, बोलो निकलेगा कि नहीं, बोलते रहना जरा जल्दी जल्दी। फॉर्मूले में कितनी टर्म यूज है, सारे बोलना शुरू करो, कितनी बातें यूज है, 4, 4 में से कोई भी 3 दे दो, बची हुई चौथी निकलेगी कि नहीं। सर बैलेंसिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में एक छोड़ के बाकी सब दे दो, निकलेगी क्यों नहीं निकलेगी, बाकी सब पुट कर देंगे, एक बच गया शिफ्ट मार देंगे, वो एक आ ही जाएगा, इतना मैथ्स तो किसी को भी आता है। कहानी क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं आपके पास एक गूगली फेंक रहा हूं, ठीक है, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाया भैया, जो नए बच्चे भी आए मात्र 4 क्लास हुई है, बहुत छोटी मोटी बातें भी हमने कही है मैथ्स में, ठीक है। तो जो अभी तक जो अब मैं कहने चाह रहा हूं, मैंने बैच को तो नहीं बताया, देखते हैं आप सारे अब अपने आप को एक जैसा मान लो, किसमें था मैं जो मेरी इस छोटी बात का आंसर कर पाएगा, ठीक है। चैलेंज, ध्यान से सुनना, इन दो नंबरों का उसने क्या दिया आपको, दे दिया, और पूछा क्या, अब आप कैसे भी निकाल लो आंसर सही आ जाएगा, उस पर चैलेंज नहीं कर रहा, वो हर बच्चा निकाल सकता है, अगर मैं थोड़ा सा भी बोल दूं या खुद भी कर लोगे। लेकिन मैंने क्या कहा, मेरा तरीका सुनना, मैंने कहा बेटा इन दोनों का एलसीएम निकालना है, बच्चे ने बोला हाँ, तो मैंने बोला 39 के ना प्राइम फैक्टर बना ले, बन जाएंगे, रफ सुनना, 91 के प्राइम फैक्टर बना लो, वो भी बन जाएंगे, एलसीएम तो हम यूं ही लिख देंगे, कुछ भी नहीं है, फर्स्ट के सारे फैक्टर सारे हो गए, सेकंड के एक्स्ट्रा 13 तो हो ही चुका था, तो एक्स्ट्रा क्या बचा, और मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, अभी मेरा एलसीएम है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ठीक है। किसी को मेरे मेथड पे कोई दिक्कत है, कोई कह रहा है नहीं सर आप ना गलत पढ़ा रहे हो, आंसर आ जाएगा, सही आएगा, ऑप्शन मैच हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन बच्चे ये तो नहीं सोच रहा कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, अजीब अजीब बातें नहीं कर रहे, सही बता के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनो, अब आज मेरी क्लास खत्म हो गई, आपकी छुट्टी हो गई, ये बच्चा मेरे को मान लो, वैसा तो ऐसा नहीं है, मान लो बहुत अच्छे से जानता है पहले से, इसके मोबाइल में मेरा नंबर भी सेव है, इसके पेरेंट्स गए हुए हैं बाहर कहीं हिल स्टेशन पे घूमने हुए, ठीक है। ये जैसे ही घर गया, इसने घर का अपना ताला खोला, तो ताला खोला तो सामने देखता है 2-4 चोर इसके घर में घुसे हुए हैं, ये घबरा गया, सामने डंडा दिखा, एक बड़ा लंबा साइज से मजबूत डंडा, ठीक है, घबरा गया, इसके हाथ में मोबाइल भी था, लास्ट डायल नंबर मेरा था, इसने फटाफट से चुपके से कॉल दबा दी, स्पीकर में मोबाइल कर दिया, बोलते भैया सामने चोर है, डंडा है, क्या करूं, डंडा सामने दिख रहा है, क्या करूं, मतलब मार दे, मैंने मार पकड़ के, ये फटाफट से गया, अपने पापा की रिवॉल्वर उठाई, बंदूक उठाई, और दोनों चोरों को गोली मार दी इसने, दोनों मर गए। बाद में पुलिस आ गई, बोलती ये तो 18 साल से छोटा है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, कहा किसने, इसने बोला मेरे भैया ने बताया है, पुलिस मेरे को पकड़ के ले जा रही है। अब बताओ कोर्ट में केस गया, क्या मेरे को कुछ कहा जा सकता है, वजह सुनना क्यों नहीं कहा जा सकता, इसने मेरे को स्टेटमेंट क्या दी थी, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा अपने मोबाइल में, कि इसने मेरे को कहा था भैया डंडा है क्या करूं, तो मैंने बोला था मार दे, तो क्या मारना था, और इसने मारी क्या, गोली, तो ये तो मैंने कहा ही नहीं, ठीक है भैया। तो ऐसे ना कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है ये है, लेकिन क्वेश्चन वो डिमांड ही नहीं कर रहा, इतना बड़ा सारा बच्चा बैठा है, आप जरा से क्वेश्चन में फंस गए, 0 नंबर मिलेंगे अगर सब्जेक्टिव मैथ्स है तो, एमसीक्यू में तो देखो मेथड के नंबर होते नहीं, आंसर सही है नंबर देने पड़ेंगे, अगर ये सेक्शन बी में 2 नंबर में आ गया ना, और आप ऐसे एलसीएम निकाला है जो कि सही है, नंबर कितने हैं, ध्यान से देखो, इन दोनों का एचसीएफ 13 है, कनेक्टर, देन डंडा है, तो चोर को मार, तो चोर को किससे मारना है, इन दोनों का एचसीएफ 13 है, तो एलसीएम निकाल, तो एलसीएम निकालने के लिए किसको यूज कराना पड़ेगा, तो एचसीएफ तो इस मेथड में यूज ही नहीं हुआ, एलसीएम तो उसके बिना ही आ गया है,
कहानी क्लियर है भैया? गड़बड़ नहीं हो गई? ये होता है आंसर सही लेकिन मेथड रॉन्ग। उसने छुपा के एक मेथड बोल रखा है, बस तुम्हें नजर नहीं आया। देन वर्ड आ तो गया, कनेक्टर आ तो गया। ठीक है भैया, कहानी क्लियर है? ठीक है भैया, हमने कहा फ्रिज में अमूल मिल्क है, चाय बना, तो अमूल मिल्क से बनाना, पाउडर मिल्क क्यों डाल रहा है उसके अंदर? पाउडर मिल्क तो कहा ही नहीं हमने। ठीक है, वापस। तो सर अब एचसीएफ है, देखिए ये बड़ी बात हो गई, क्वेश्चन तो आप कर सकते थे। एलसीएम निकालना है तो सर नंबर भी यूज करने दिए, तो नंबर भी हुआ है तुमने, दिया तो उनका एचसीएफ भी हुआ है, तीन चीजें यूज करके एलसीएम निकालना है। तो सर इसका तो फॉर्मूला है, फिर नंबरों को बच्चों साइलेंट फॉर्म में ए और बी बोल लिया करो, या वो जो दो नंबर है उसमें से पहले नंबर को फर्स्ट कह लिया करो और दूसरे को सेकंड। दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ को एच, एलसीएम को एल, फॉर्मूला ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो। दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होती है। बोलो पहला नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर क्या है, उन दोनों का एचसीएफ क्या है? ये तो मैं समझाने वाली नहीं है, मैं ऐसे भी करता डायरेक्ट, आपको कोई तकलीफ थोड़ी थी। मैं कहता देखो सही फॉर्मूला है, तीन चीजें डाल दी, चुप्पी आ जाएगा, बच्चा कह रहा हाँ आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता यही मेथड मांगा है, कोई और मेथड से करोगे तब नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीच में देन आ गया। ये कहानी क्लियर है भैया? अब एलसीएम निकालना है तो भैया शिफ्ट लगा लो, 13 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके बोलो क्या होगा, डिवाइड। ठीक है भैया, अब बोलो कैसे कैंसिल करूं, करवा दो 13, हाँ बोलो ना 13। अच्छा ठीक है, अभी जो आप कहोगे सब मान लेंगे हम, आज तो मैं ऐसे ही करूंगा। ठीक है चलो अभी शॉर्टकट क्या ही सिखाएंगे, कर दिया भैया, 13 3 39 ऐसे ही कर दिया। और मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास, बोलो एलसीएम क्या कितना आया हमारा, करो फटाफट खत्म। मेथड स्विच नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 सब देखो, एक बारी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहोगे, एक ही बारी में सुन लो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, पढ़ना जरा। नंबर आर नॉट, नॉट के बाद लिख लो को प्राइम, आर नॉट को प्राइम। बोर हो जाओगे अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो। अब प्रॉब्लम ही बची है क्या, बाकी सब हो गया, सिर्फ प्रॉब्लम है। आपका भी ऐसे ही है, बहुत सारी, कोई बात नहीं, अच्छा करा है तो बहुत सारी है, अगर ट्राई नहीं करते तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो शाबाशी वाली बात है कि आपने ट्राई कर रखा है सारा। एचसीएफ सही है, और पूछे क्या थे उसने, डूम, आंसर 16 गलत है। एचसीएफ सही है 16, लेकिन आंसर 16 नहीं आएगा। एचसीएफ तक ठीक है, आगे बताऊंगा नहीं, दिमाग लगाओ। एचसीएफ तक करना ही है, जहां 16 है वो भी ठीक है, लेकिन ये किस चीज का एचसीएफ निकाला है इनका, जैसे 48 क्या है, ये बुक्स हैं क्या है, टीचर्स हैं क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स हैं, टीचर्स का एचसीएफ टीचर्स ही आएगा, यानी एक रूम में कितने टीचर बिठाओगे आप, 16, यही आया ना आपके पास, उसने टीचर तो पूछे ही नहीं है। अब बोलो पहले सब्जेक्ट के 48 टीचर हैं और हर रूम में 16 टीचर बिठाने हैं, तो पहले सब्जेक्ट के जो 48 टीचर हैं उनको बिठाने के कितने रूम लगेंगे, 16 3 48, 3 रूम इनके लिए, ऐसे दूसरों के लिए उनको भी 16 से, ऐसे तीसरे के लिए, और सारे रूम ऐड करो तो रूम आएंगे। ठीक है ना, ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि मैंने कहा था बड़ा छोटा करके नहीं हो पाएगा, कहा था ना छोटा आंसर हो तो एचसीएफ, बड़ा आंसर हो तो एलसीएम, जितना मर्जी ट्रिक और जितना मर्जी दिमाग लगा लो ये ऐसे नहीं होगा जैसे आपने सोचा, इसके लिए और एक आगे हमें सोचना पड़ता है। हो गया, थर्ड हो गया, नेक्स्ट फोर्थ, सामने देखो सारे बच्चे सामने देखो, अब मैथ्स बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे आ गई। ये क्वेश्चन मेरे बनाए नहीं है भाई, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैं वो करा रहा हूं, लेकिन यही क्वेश्चन है जब आप आज से 2 साल 3 साल बड़े हो जाते हो, 12th के बाद आपको कहीं भी एडमिशन लेना, बोला एडमिशन आपको 12th की परसेंटेज से मिलता है या एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है, उस एंट्रेंस एग्जाम का मैथ्स में भी ये पढ़ा रहे हैं। 12th के बाद 3 साल आप ग्रेजुएशन कर लिए, अब नहीं ग्रेजुएशन 4 साल की होगी, 4 साल ग्रेजुएशन कर लिए, अब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है,
उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें सारी मैथ्स 10 तक की आती है, आज से 8 साल बाद भी 10 तक का मैथ्स, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कैट का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन 10th में सीख रहे हो, भूलना मत कभी भी, बहुत ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है भैया, बोर्ड में 2021-22 में उस टर्म चलते थे, टर्म 1 में भी बोर्ड होता था, टर्म 2 में भी, वहां आया हुआ है, ध्यान से देखो। दो पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ 12 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इन दोनों नंबरों की, दोनों नंबरों को 1 और 2 बोलता हूं, कोई भी इधर उधर मत जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 6336 है। बोल रहा है ऐसे कितने नंबर ढूंढ सकते हो तुम, कितने पेयर ढूंढ सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन समझना, सॉल्यूशन नहीं समझना। सॉल्यूशन छोड़ दो, मेरे को भी नहीं आता, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूं अभी, लेकिन क्वेश्चन मेरे को समझ में आता है क्या रहा है भाई। भाई कोई दो नंबर हवा में सोचा, नंबर तो बताया नहीं भाई तुमने, उसका एचसीएफ निकाला 12। तो आप एक बार सोच के बताओ, कोई खास दो नंबरों में एचसीएफ 12 हो सकता है, या बहुत सारे अलग अलग पेयर का एचसीएफ भी 12 हो सकता है? सर कोई खास दो नंबर लिखो, उनमें एचसीएफ में भी 12 हो, कोई और दो नंबर लिखो, डिफरेंट दो नंबर, उनका एचसीएफ में भी 12 हो, कर सकते हैं सर। ऐसे ऐसे एग्जांपल आप भी बनाने पे आओगे तो बना ही दोगे। सर में भी कोई तीसरा पेयर हो, उनका एचसीएफ भी 12 हो, सर कितने भी हो सकता है, वैसे क्या बताएं, और कुछ तो बता नहीं रहे आप तो कह रहे हो कोई दो नंबर है जिनका एचसीएफ 12 है। सर ये कोई दो नंबर तो पता नहीं कितने आंसर हो सकते हैं, ये बात ठीक है, पहले ये दिमाग में लेके जाओ। डिफरेंट पेयर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ क्या हो सकता है, 12। फिर बोला लेकिन जब हम उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कितनी आ रही है, 6336। तो ऐसे कितने अलग अलग नंबर तुम बता सकते हो, कितने नंबर जिनकी एचसीएफ निकाले तो 12 ही आए और जिनकी प्रोडक्ट निकाले तो 6336। अब आप 10th जितना मर्जी आप मतलब आज से 6 महीने पढ़ लो, बस ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और आप सारा स्कूलों पढ़ते रहना, स्कूल टीचर सुनो, खुद दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन हाथ नहीं लगा पाओगे। ठीक है भैया, तो नहीं हो रहा सर, अभी तो कम ही नॉलेज है, फिर भी कुछ तो नहीं पता लग रहा, सामने देखते ना, पेन मत चलाना, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, कुछ और बातें कर रहा हूँ। 9 तक क्या सीखा है, मान लो कभी कोई दो नंबर की रेशो में आपको 3:4 कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी बात कहूंगा, कि नहीं दो नंबर की रेशो 3:4 कह रहा हूँ मैं, और मैं कह रहा हूँ तुम्हें नंबर निकालने हैं, तो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जब नंबर निकालने तो मानने पड़ते हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर, दिखाओ क्या नॉलेज है तुम्हारी, बोलो दो नंबर की रेशो 3:4 हो, किस किस को पता हो, पहले को क्या मानोगे और दूसरे को क्या मानोगे, पूरे हाथ खड़े कर दो, देखो कितने सारे हाथ हैं, देखना पीछे देख लो भाई कितने सारे हाथ हैं, बता दो क्या मानोगे, कोई एक भी बता दो, क्यों 3x और 4x दोनों में x कैसे आ गया, रीजन रीजन रीजन, ऐसे हैंड रेज बोलते नहीं, ऐसे हैंड रेज, बहुत बढ़िया, सही पता आपको, लेकिन हैंड रेज करना है, ऐसे बीच में शोर नहीं मचाना, देखो कितने सारे गायब हुए, नहीं रीजन नहीं पता। ठीक है, ये है घटिया मैथ्स, पता है आप गलत नहीं बोले थे, सर पहले को 3x मानना और दूसरे को 4x, ये क्यों नहीं पता भाई, दोनों को x क्यों दिया तुमने, ये पता है तो तुम असली बच्चे तैयार होके आए हो, नहीं तो तुम पढ़ ही नहीं रहे थे, या तुम सही हाथों में नहीं थे, तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा था। ठीक है, अब ध्यान से देखो नंबरों की रेशियो निकलनी कैसे होगी, ये सोचो, पहला नंबर मान लो 30 था, दूसरा नंबर मान लो 40 था, रेशियो में तुमने डिवाइड किया होगा, काटा होगा ना कुछ, क्या कुछ भी कट गया होगा, हाईएस्ट कॉमन कटा होगा, सारे बोलो, कुछ भी कटा होगा रेशियो बनाने में, हाईएस्ट कॉमन कटा होगा। अब कट गया और तुम्हें भी नहीं पता क्या कटा है, ये तो बता ही नहीं रहे हम क्या कटा है, तो कटा तो दोनों में कोई कॉमन ही चीज है ना, हाईएस्ट कॉमन, उस कटे हुए कॉमन को हमने क्या बोला, एक्स, पहले को भी मल्टीप्लाई करा दो, पहला नंबर वापस आ जाएगा, दूसरे को भी वही हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करा दो, दूसरा नंबर आ जाएगा। सोचो दोनों की रेशियो बनाते हैं 10 कटा, और मैं बता दूं 10 ही कटा है, तो आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 30, 3 को 4 से कराओगे 40, अब हमें थोड़ी पता है क्या कटा है, तो उस हाईएस्ट कॉमन नंबर को हमने क्या माना, एक्स, इसलिए हम जो हमें रटाया जाता है 6, 7, 8 में, जब भी रेशियो पता एक्स लगा के दोनों नंबर मान ले, अभी रीजन से बोल सकते हैं हम कि पहले को हम 3x वालेंगे और दूसरे को, लेकिन इसी में इतनी बात तो आपको चाहे रट के पता है, चाहे कंसेप्ट से सोच पा रहे हो, पता है, मान रहा हूं, काफियों को पता है, इसकी दूसरी बात एक को भी नहीं पता, बहुत ध्यान से सुनना, भी मैं ऊपर ऊपर से डाल रहा हूं कंफ्यूज करते हुए, कि मैं जितना कंफ्यूज कर सकता हूं उतना करूंगा आपको। ये एक क्वेश्चन हो गया, कि ऐसा कोई क्वेश्चन मैं बच्चों को दूं ना 10th लेवल के 12th लेवल के, तो स्टार्ट मेरे को बता देंगे, मैं बोलूंगा दो चीजों की रेशियो है भाई, तो दोनों मान के दिखा दे, हर बच्चा मेरे को सिखा देता, भैया पहला 3x ले लो, दूसरा 4x, तो भाई ठीक है, तेरे को तो मैथ्स आती है, बढ़िया बच्चा है। अब मैंने बोला दो नंबर की एचसीएफ 10 है, और किन्हीं दो नंबरों की है, तो दो नंबर मान के दिखा दे, अगर आप मान के दिखा दो, मैंने नहीं सिखाया भाई बिल्कुल भी, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने जा रहे हो अपनी जिंदगी में, आपने क्योंकि अभी तक किसी से सुना भी नहीं है, देखो ट्राई मारो, हो सकता है बिना पढ़ाए हो सकता है, तो कभी मार सकते हो, गलत हो जाए टेंशन कोई नहीं है, अभी तो सीखा थोड़ी है किसी से, तो दो नंबर क्या मानेंगे, 10x और 10y,
और सोच पा रहे हो? ऐसा क्यों दिमाग चला पा रहे हो ना? जबरदस्त हो। देखो जो मैंने नहीं पढ़ाया सारे नए बच्चे हैं भाई, तुम्हें आज ही नए नहीं हो, 3 ही दिन पहले तो आगे बैठे हैं। 4 बच्चे इतनी बढ़िया वैसे मेरे को सिखा रहे हैं। कैसे? अब बताओ जरा। नंबर तो तुम्हें पता नहीं, सारे बच्चे माइंड में सोचो, नंबर पता नहीं है। उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन क्या है? यानी इसके पास भी 10 और इसके पास भी 10 तो होना ही चाहिए। इन दोनों के पास 10 तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि दोनों का हाईएस्ट कॉमन 10 है। और जो अलग होना चाहिए उसमें कुछ कॉमन है या कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन तो 10 ही है। जो बच गया वो कुछ अलग है, तो इसका अलग पता नहीं क्या अलग है और इसका अलग पता नहीं क्या अलग है। तो बोलो पहला नंबर क्या मानोगे? 10 है। और दूसरा नंबर एक बार ही सोचो, 10 और 10 बी में हाईएस्ट कॉमन तुम्हारा अभी क्या दिख रहा है? ठीक है, 10 ही आ रहा है ना। ए और बी में बोलो कुछ, ए और बी में कुछ भी कॉमन है या कुछ भी कॉमन नहीं है? कुछ भी कॉमन नहीं। घर में बैठ के बोलते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन होगा? ए और बी में 1, यानी हाईएस्ट कॉमन तो फिर भी 10 ही रहेगा। यहां तक आने क्लियर है? 2 मिनट बस रुक जाइए भाई। पीछे वाला भाई भैया के पास दौड़ के जा दो और भैया को बोल भैया एक्स्ट्रा लाइटें बंद करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बने रहना भैया यार। लाइट गया है तो ये भी ना, इंटरनेट जाए तो बीच में ब्रेक आएगा, मीटिंग में बने रहना, थोड़ी देर बाद ज्वाइन हो जाएगा। ठीक, पीछे की भी लाइटें भैया बंद करो, प्रिंटर बंद करो, कंप्यूटर बंद करो। इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो अगले 8 साल का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, और आप नॉर्मल में भी बोल रहे हैं। कुछ बच्चे तो मेरे को ही सिखा रहे हैं जरा सा भी पढ़ाने पे, और बाकी सब भी सीख जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान देना, हम इसे स्टार नोट करके बाद में अपनी फॉर्मूला डायरी में लिखेंगे। ठीक है भैया, ये बाद में बताऊंगा फॉर्मूला डायरी क्या कैसे आपको बनानी होती है। अभी ध्यान से सुनिए, 2 नंबर की रेशियो अगर 3:2 है, ये मैं सबको पहले से पता है, तो 2 नंबर अज्यूम कैसे किए जाते हैं थोड़ा रफ लिख रहा हूं। जल्दी से बोलो पहले को क्या मानोगे और दूसरे को रट के मत करना भैया। बोलो क्यों हम 3:2 मान पाए, 3x 2x मान पाए? क्योंकि हमने रेशियो बनाते हुए दोनों को क्या किया था? डिवाइड। और डिवाइड में क्या काटा था? कुछ भी है हाईएस्ट कॉमन, यानी दोनों में जो भी कटा हुआ कुछ कॉमन है। कॉमन को x बोल के पहला 3x दूसरा 2x, ये तो पहले ही आता था आपको, रीजन हो गया। अब हमने एक दूसरी बात बोली कि 2 नंबर का हाईएस्ट कॉमन वेक्टर 10 है और आपको दोनों नंबर मानने हैं। ये हमने कभी नहीं सीखा हुआ था। ठीक है, लेकिन अब दोबारा सोचो, अगर दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है तो दोनों में फैक्टर बोलो ज्यादा से ज्यादा कॉमन वाला क्या होना चाहिए? और इसके अलावा भी फैक्टर होंगे, लेकिन इसके अलावा जो फैक्टर होंगे उनमें कुछ भी कॉमन होगा या कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और जिन नंबरों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो भी क्या कॉमन होता है? जैसे 5 के फैक्टर 5 × 1 और 7 के 7 × 1, 5 7 में ऐसे कोई कॉमन नहीं है, लेकिन तो भी क्या है? 1 तो है। तो ये ध्यान देना कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन 10 है, 10 तो है ही है, इसमें कुछ और भी है पता नहीं क्या है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो उनको क्या बोला? ए बी। लेकिन एक बात पक्की है, इसे मत भूलना, इस ए बी में इस ए बी का एचसीएफ हर हालत क्या होगा? ये छुपी हुई बात है, ये शब्दों वाली बात है, और इस बात पे क्वेश्चन निकलेगा। ये मैं कहीं लिख नहीं पा रहा ना, मैं तो आपको यही सिखा पा रहा हूं। मान लो कि दोनों का एचसीएफ 10 है, तो पहले को भी 10 दे, दूसरे को भी 10 दे, बचे में कुछ कॉमन नहीं है, ए बी बोल दे, पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 10 भी हो गया। इतना ही कह पा रहा हूं ना मैं, इतना ही नोट बनाना है आपको। लेकिन क्वेश्चन इस बात पे नहीं खत्म होंगे अच्छे वाले, इस बात पे खत्म होंगे कि हमें पता है इस ए बी में हाईएस्ट कॉमन क्या होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नंबर अज्यूम करने में कोई दिक्कत है? एक बार दोबारा सोच के बताओ, इन दोनों का एचसीएफ 10 है तो 10 कॉमन वाला पार्ट हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए? एक बारी मान लो। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूं ताकि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको समझ में आ जाए। भैया बीच में चल रहे हो सर, आधी अधूरी सी बात समझ में आ रही है। नंबर मान लिया हमने, मैंने कहा ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि इन दोनों की प्रोडक्ट 1000 है। दिमाग लगाओ भाई, अब जितने तेज बच्चे हो, इन दोनों की प्रोडक्ट 1000 है और तुम्हें नंबर बताने हैं। तो बोलो पहला नंबर तुमने क्या माना? बोलो सारे, घबराओ मत, करवा दूंगा आपसे, चिंता मत करो, आपके अंदर दम है, सब में है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, और दोनों की प्रोडक्ट क्या दे रहा हूं? इक्वेशन मिल गई। अच्छा एक रूल, इसको छोड़ देना, 1 मिनट। रूल बताओ, किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल निकालने के लिए, ए निकालने के लिए, जैसे ए निकालना है तो कितनी इक्वेशन चाहिए? एक ही वेरिएबल निकालना है तो कितनी इक्वेशन चाहिए? एक। अगर ए और बी कभी 2 चीजें निकालनी है तो इक्वेशन कितनी चाहिए? अगर रूल नहीं पता है तो आज पढ़ लो इस बात को। मैथ्स में जितने वेरिएबल निकालने हो उतनी इक्वेशन, उतनी कंडीशन में चाहिए होती है। एक तो उसने इक्वेशन बना ली सामने से, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट 1000 है, बन गई ना एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हल्का कर लो, पहले छोटा कर लो, निकल हमसे कुछ नहीं रहा। सर अब अपना दोनों नंबर पूछोगे? हाँ भाई पूछूंगा।
तो उसके लिए सर ए और बी चाहिएगा। हाँ बिल्कुल चाहिएगा सर। ए बी निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, सारे बोलो। दो, मैंने सिर्फ एक दी है। इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है, 1000। एक ही है, दूसरी मेरे पास भी नहीं है। क्वेश्चन यही कह रहा है भाई, बता दो किसके अंदर जाना है, सब निकल रहा है भी। भाई ये मशीन है, अगर लड़का इसको इतना सोचता है, ये बैंकर बनने जा रहा है, वो भी बहुत तेज बनेगा। मेरे हिसाब से किसी से भी नहीं होना चाहिए। हाँ बच्चा ये कह सकता है भैया लेफ्ट राइट काट के यार थोड़ा छोटा कर लो, पहले हल्का कर लो, क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे। ये तो क्लियर है, मल्टीप्लाई का 10 डिवाइड में जाएगा, काट दोगे। 10 10 100 काट दोगे। तो बोलो a इंटू बी क्या आया। ठीक है, अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं सबको कंफर्टेबल करता हूं। किसको दिख गया ए बी का आंसर, सामने देखते रहना, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कमजोर को भी, बस सुनना मेरे को ध्यान से, और मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। अब मेरे को, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं मान लो, तो मेरे को पता है भी कोई ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो मैं तुक्का मार के बता दूंगा, और कुछ नहीं आता तो। यार किन दो नंबरों की प्रोडक्ट 10 होती है, बताओ किन किन की होती है, तुक्के मारो। शुरू से 1 और 10 की, और 3 की टेबल में तो 10 आता नहीं है, 4 की में नहीं आता, फिर और फिर ठीक है, यानी ए बी के इतने सारे आंसर मिल गए आपको। अच्छा ए बी कुछ भी था, या ए बी कुछ ऐसा था जिसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होना चाहिए, बताना। इस इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन 1 और 10 में कॉमन, 1 का वेक्टर तो 1 ही है, 10 में 10 इंटू 1 हाईएस्ट कॉमन 1 ही है। 2 और 5 में भी हाईएस्ट कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू 1 5 इंटू 1 1, 5 और 2 में भी 1, और 10 और 1 में भी, यानी आंसर तो सारी ठीक है। तो बोलो ए बी के कितने डिफरेंट आंसर आए, आपको 4 दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली 2 है। आपको 4 दिख रहे हैं, सच्ची बोला आपने, घबराना मत, 4 ही बोलता है पहली बारी। मैं भी आपकी तरफ होता, 10वीं में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है समझने के लिए। ठीक है भैया, तो मैं 4 बोलता लेकिन एक्चुअली 2 है। सर 2 कैसे हो गए, रुक जा अभी, रुक जाओ, मान लो A1 है, साथ रहो, एक बारी में कोई मत मानना फाइनल हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सुनते जाओ। A1 है, B10 है, भाई हम वापस डाल, ए की जगह 1 डालोगे, 10 1 10, बी की जगह 10 डालोगे, 10 10 100, आंसर आ गए। तो अच्छा A2 B5 डालो, बोलो पहला आंसर क्या आएगा, 10 2 20 और 10 5 50। फिर आप 5 और 2 भी डालो, आपका तो तीसरा आंसर है, तीसरा डालो ना यार। तो 10 3 50 और 10 2, आप तो चौथा भी डालो, 10 10 100 और 10 1। कितने डिफरेंट आंसर आए, आपने क्या कहा टीचर को, 4। पहला आंसर बताओ, 10 और 100, और आखिरी बताओ 100 और 10, और 10 और 100 में कोई फर्क है। मैंने लड्डू और बर्फी खाई, और बर्फी और लड्डू खाया, कुछ अलग खा लिया। सर ये भी तो वही है, ये भी वही है, तो ये 2 नहीं हुए ना फिर। और बोलो 20 और 50 या 50 और 20 अलग आंसर है या सेम आंसर है। मेरे 2 नंबर 20 या 50 आए, 50 या 20 आए तो वही है 20 और 50। तो बोलो 4 आंसर बोलोगे या 2 बोलोगे। तो सर ये वैल्यू पलट के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वैल्यू पलट कर आने से फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू पलट कर आने से फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही बनता है। तो इसलिए डिफरेंट नंबर कितने बने। ठीक है, अभी मैंने सेम क्वेश्चन नहीं कराया, आधा अधूरा से मैंने बोला है। ठीक है, आप एक बारी क्वेश्चन दोबारा पढ़ो अपने असाइनमेंट का, मैं ऑनलाइन क्लास को लॉग इन करा दूंगा, से बाहर हो गए। शिव भैया इंटरनेट देखो आया, नहीं आ रहा, एक सेकंड यही रहा हूं। अरे कुछ लिखना नहीं था, मैं खुद अच्छा एक पॉइंट तो लिखोगे, ये लिखना है, ध्यान से देखो, ये आपको लिखना है एक शॉर्ट नोट अलग से, इतना येलो बॉक्स। ठीक है, इसमें ये भी इंक्लूड करा लो, SCF 10 है तो नंबर कैसे माने जाते हैं, ये बॉक्स लिखना, ध्यान से लिखो, अभी बताऊंगा, दोबारा से फाइनल करा रहा हूं। टाइम लगेगा अभी, हाँ
नेट नहीं आ रहा भैया। शिव भैया इधर आओ। ध्यान से। ऑडिबल है अभी? ठीक है, ये हल्की बात नहीं है भाई, इतनी जल्दी में करेंगे 5 7 10 बच्चे कर लेंगे, 15 कर लेंगे, पूरे बैच को नहीं क्लियर होगी। एक बारी और जल्दी जल्दी सोच के बोलना है। किसी जो सोच के ना बोल पा रहा हूँ अपने आप से, वो मेरे को बोल देगा। तो मेरे पास एक एक चीज समझाने के 100 तरीके हैं, 2 4 नहीं है। आप एक तरह से प्रॉब्लम में आओगे, हम दूसरे तरीके से पकड़ा देंगे। ध्यान से सुनना, फटाफट बोलोगे। किन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ 10 है, लिमिट कर रहा हूँ बात को, तो 2 नंबर एज्यूम करने हैं, 10 की जगह कुछ और कर लेते हैं, 7 है। तो बोलो दोनों का हाईएस्ट कॉमन पार्ट क्या है? तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन पार्ट तो तुम्हें पता ही है, दोनों में 7 तो है ही है। उसके अलावा भी कुछ और होगा, वो जो कुछ और होगा उनमें कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं होने का मतलब 1 तो होगा, क्योंकि किसी भी 2 नंबरों में 1 तो कॉमन होता ही होता है। ठीक है, तो बोलो उन 2 नंबरों को जो अलग पार्ट है, जो अलग फैक्टर है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? तो जब भी 2 नंबरों का एचसीएफ मान लो 7 दे रहा है, तो नंबरों को क्या करना चाहिए? 7 है। और एक बात इसमें हमें छुपी हुई पता है, जो कभी नहीं बताएगा वो, कि ए और बी का एचसीएफ क्या है। और जो बच्चे लास्ट क्लास से पढ़ रहे थे, वो अब इस बात को अगले लेवल पे लेके जाओ। जिन नंबरों का एचसीएफ 1 है, उन्हें हम कौन सा नंबर कहते हैं? यानी हमें पता होना चाहिए, ये भी कोप्राइम है। कोप्राइम है मतलब इनका एचसीएफ 1 है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब जो जितना भी अपने आप को कम मान रहा है, मान लो ये बच्चा कह रहा है जी मेरे को कम समझ में आया, उतना मजा नहीं आया मेरे को, और यही मेरे को क्वेश्चन निकलवा दे अगला वाला, तो इसको तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि मेरे को कम आता था, मैं तब भी क्वेश्चन करा के दिया। इसलिए ऐसा जिसको लग रहा है कि मेरे को कम आया है, वो क्वेश्चन कराने की कोशिश करना, क्वेश्चन बन जाएगा तो तुम्हें आ चुका है। ठीक है, आप ध्यान से देखो। उसने दिया मेरे को, ये हुआ है कि किन्हीं 4th क्वेश्चन कर रहे थे भैया, किन्हीं 2 नंबरों का एचसीएफ 12 है, उन 2 नंबरों की प्रोडक्ट, बीच में बोलिए मत, 6336 है। ऐसे कितने नंबर आप निकाल पाओगे? भाई मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मेरे को नहीं आता बच्चों क्वेश्चन। और जो कम मानते अपने आप को, जिनको कम समझ में आया, सिर्फ वो बोलना। जिसको अच्छा क्लियर हो चुका हो तो बैठे ही रहना आराम से। बोलो दोनों नंबर का एचसीएफ 12 है, क्या मानू? दोनों का हाईएस्ट कॉमन पार्ट बोलो क्या होगा? और उसके अलावा भी कुछ तो होगा, वो क्या? तो पहला नंबर क्या माना आपने, और दूसरा नंबर क्या माना? और एक बात तुम्हें शब्दों में पता है, सामने लड्डू है तो पता ही है मीठा तो है ही, लड्डू है तो स्वाद तो है ही। 12 और 12 में एक बात तो पता ही है, ए और बी का हाईएस्ट कॉमन, ये मत भूलना, इस बात पे बाद में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब एक बात बताओ, दोनों नंबर पूछ रहा हूं, दोनों निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए आपको? ए और बी के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? तो पहले हमने ढूंढी, भाई तू बनवा दे कहीं से। तो क्वेश्चन ने कहा इन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट कितनी है? 6336। तो आपने दोनों की प्रोडक्ट लिख दी। लेकिन अभी ना मैथ्स जो भी हमको आती है, अभी तक की तो सही आती है, लेकिन 10th के मैथ्स को समझने के लिए वो काफी नहीं है। अभी 10th तो शुरू हुई है। ठीक है, तो बच्चा कह रहा है निकल जा, नंबर नहीं निकलेगा। भाई तेरे को पता होना चाहिए, ए बी निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2, जबकि कितनी इक्वेशन बनी है? 1, वो भी मुश्किल बड़े नंबरों वाली। तो मुश्किल को तो बच्चा आसान करा देता है, जो फाइटर होता है। बोलता है मल्टीप्लाई का 12 उधर ले जाओ, डिवाइड कर लो, छोटा हो जाए, पहले छोटा कर लो, दूसरी बाद में ढूंढेंगे। दूसरी किस किस को दिख रही है? दूसरी इक्वेशन लिखी नहीं हुई है, छुपी हुई है, इनविजिबल इक्वेशन है। इनविजिबल इक्वेशन है, किस किस को दिख रही है? वो एक कंडीशन है एक्चुअली, ए और बी का, ए और बी का एचसीएफ, ए और बी का क्या? 1। भूल गए यार, अभी तो बोल रहे थे सारे चिक चिक के। ए और बी का एचसीएफ क्या होना चाहिए? वो छुपी हुई इक्वेशन है, वो कंडीशन है, उसको ऐसे शब्दों में थोड़ी लिखूंगा ए और बी का एचसीएफ 1 होना चाहिए। वो तो जब ए बी की इक्वेशन आ जाएगी उससे सोचूंगा कि आंसर कैसे आना चाहिए। सुनते रहो। बोलो 12 इधर मल्टीप्लाई में है, तो उधर ले जाए तो किसमें जाएगा? फिर करोगे ना डिवाइड। और अब तो हम बड़ी क्लास में आ गए, तो इतने स्टेप क्यों लिखेंगे? लेफ्ट राइट कैंसिल करो, 12 5 60, 333 हो गया। ठीक है भैया। और फिर उसके बाद 12 2 24, 34 में 24 माइनस करो, 9 9 6 96, 12 8 हुआ छोटा थोड़ा सा। अच्छा ये वाला 12 भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? डिवाइड।
ठीक है भैया, तो डिवाइड डायरेक्टली कर दूं ना लेफ्ट राइट, तो 12 4 जा 48, 58 2 माइनस 48 4, 4 और 8 48, 12 4 जा, बोलो ए बी की प्रोडक्ट क्या है? सर वो जो बहुत मुश्किल से इक्वेशन लग रही थी ना, छोटी भी कर दी आपने, लेकिन यार आप ए बी कैसे निकालोगे यार? उसके लिए मैथ्स में जब हम बहुत पढ़ लेंगे ना, अभी 10th में ही सीखना है सब कुछ, तो हमें पता होगा ए बी निकालने के लिए कितनी अलग अलग इक्वेशन चाहिए होती है। तो अभी तो बहुत तो पढ़ा ही नहीं है, और इक्वेशन एक ही निकलेगा कहां से? तो जबरदस्त क्वेश्चन है। तो एक बात वो छुपी हुई पता है ना हमें, ए बी ऐसा कुछ है जिसका हाईएस्ट कॉमन क्या है, और एक बात हमें लिखी हुई दिख रही है, ए बी ऐसा कुछ है जिसकी प्रोडक्ट क्या है, तो मार ऐसे तुक्के ऐसे और भी ढूंढ जिनकी प्रोडक्ट 44 आए, और जिन दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन क्या हो 1, वो सब कुछ आपका ए बी हो सकता है। तो आपने पहला तुक्का मारा, बोलो 1 की किससे प्रोडक्ट कराऊं कि 44 आ जाए, यानी ए 1 और बी 44 हो सकता है। दूसरा तुक्का मारा 2 और, अभी एक बार सारे लिख दो, कौन सा फेल होगा बाद में देखते हैं, पहले प्रोडक्ट 44 के सारे केसेस बोलो आप मेरे को, 2 और 42 22 की हो सकता है, 3 की टेबल में आता नहीं, 3 से डिवाइड होता नहीं, 4 इंटू 11 44 हो सकता है, 5 की टेबल में 44 आता नहीं, 6 की टेबल में आता नहीं, 7 8 9 10 आता नहीं, फिर 11 4, बोलो 4 11 का पलट के 11 4 हुआ लिखूं क्या? ये तो ये ध्यान हो गई ना, आंसर वही आएंगे, तो आगे फिर पलट के ही आएगा 22 2, फिर 44 इंटू 1, छोड़ दूं आगे वाले, आगे ये आंसर आने हैं मेरे, ठीक है भैया, लेकिन ये वाले तो इन्हीं का रिपीट है, डबल कर पलट कर आ गए, तो इनको छोड़ दिया। अब बताओ, हमने ऐसे भी ढूंढ लिए जिनकी प्रोडक्ट 44 है, अब इनमें हाईएस्ट कॉमन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें पता है ऐसा ये भी होना चाहिए जिसका हाईएस्ट कॉमन 1 हो, तो अब देखो इनमें से और कुछ छोड़ना पड़ेगा, 1 और 44 में बोलो कॉमन क्या, 1, ये करेक्ट है। 2 और 22 में, 2 इसमें भी तो है, 2 11 22, इन दोनों का कॉमन 1 नहीं है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी का हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही होना चाहिए था। बोलो 4 और 11 में भी हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना, इसके फैक्टर 2 2 1, इसके 11 1, हाईएस्ट कॉमन 1 ही है, तो बोलो ए और बी के कितने आंसर आए, और ये दो आंसर अगर आप यहां डालोगे तो दोनों नंबर के कितने डिफरेंट आंसर आएंगे, तो अभी आंसर निकालने हैं, सिर्फ ये बताना है कितने आंसर आएंगे, कितने पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ हो, जिनकी प्रोडक्ट भी हो, तो कितने पेयर ऐसे हो सकते हैं, 2, तो एमसीक्यू आपके पास है, उसमें जहां भी 2 है वो मार्क कर लोगे, कल को वो जब आप 12th के बाद बीकॉम के बाद जब आप कर रहे होंगे कोई एंट्रेंस प्रिपेयर, वो नंबर पूछ लेगा, अभी 10th में ही तो सीखा यार, 1 और 44 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो, 44 पहला आंसर आ गया, फिर 4 और 11 डाल दो, या 4 या 11 डाल दो, दूसरा आंसर आ गया, नंबर भी आ गया। कहानी क्लियर है कि नहीं? बहुत ध्यान से करना, ये आप पहली 10-12 क्लासों का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो यही वाला बनेगा, ठीक है भैया, करो, किसको दिक्कत है वो बोल लो, फटाफट कर लो जी। जिसको ऐसा नहीं होता कि पूरा नहीं समझ में आया, लेकिन ना कोई छोटी सी क्वेरी कभी कभी बचती है कि सर ये कैंसिल में ही दिक्कत है मेरे को, या मेरे को ये वाला पॉइंट नहीं आया, तो अपनी प्रॉब्लम पॉइंटेड करके पूछ लो, ठीक है, मतलब कई बार कहते हैं 99% क्लियर है सर, 1% दिक्कत थी मैंने पूछी नहीं, वही 1% बाद में दिक्कत दे जाएगी घर बैठ के करोगे तो वो ढूंढो कहाँ कहाँ कोई कंफ्यूजन रह गई, और वो अपना क्वेश्चन बना के मेरे से पूछ लो, पूछना है, क्लियर है? एक बारी करने से तो थोड़ा बहुत ही क्लियर होता है, कोई चीज फाइनल नहीं माननी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन 5-5 बारी नंबर बदल बदल के करा, हर बारी सोच के कर पा रहे हैं, रीजन ढूंढ ढूंढ के कर पा रहे हैं, तब हम बढ़िया बनते हैं, ऐसे कोई तैयारी होती नहीं है, पहली बारी में तो फाइट हो रही होती है। बैठो बैठ जाओ, लाइट ऑन कर लो, फैन ऑन करा लो, बस 5 मिनट लगेंगे मेरे को। अच्छा लाइट गई हुई है, लाइट मत खोलना, क्लास रुक जाएगी ऐसे बैठ जाओ। हो गया भाई, बढ़ाएं आगे।
इसके साथ का एक और है भैया, प्रोडक्ट गलत हो गया, एक ही है ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हो गया। फिफ्थ को अभी के लिए रोक रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट बदलेगा, नए बच्चे फिर तकलीफ में आएंगे। हमारे पास 2-4-5 मिनट ही बचे हुए, जल्दी से इसको देख लो, आप कर बैठे होंगे। उसने 385 के प्राइम फैक्टर पूछे हैं, ये तो आप बिना पढ़े मेरे को ही सिखा दोगे। सर 385 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, उसमें कौन सी बात है, ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, 3 से हो नहीं रहा, 5 से कर लो। ठीक है भैया, तो 5 से करा, फिर ये 7 से हो गया, फिर ये 11 से हो गया, नॉर्मल बात है। अच्छा एक बात बताओ, अब जो नए बच्चे हो सुनना, आपको सब कुछ नहीं पता, चाहे आप हमेशा से ये बात तो जानते थे। मैंने प्राइम फैक्टर लिखने हैं, है ना, वही कहा है ना। मैं एक गलती कर रहा हूँ, आप तीनों गलती ढूंढ के बता देना, बन चुके हैं, सही बन चुके हैं फैक्टर, बस गलती पकड़ दो फटाफट से। बोलो गलती, किसी इन तीनों में से किसी को भी गलती दिख रही हो तो। बाकी किस किस को दिख रही है पूरा बैच, उसमें से सिर्फ एक को दिखी, सबको दिख रही है। 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, लेकिन 1 प्राइम नंबर तो सबसे छोटा 2 है। अगर प्राइम फैक्टर पूछे हैं तो 1 मत लिखना कभी। ये कहानी क्लियर है, 5, 7, 11, ठीक है, कहानी क्लियर। नेक्स्ट, सामने देखो, एचसीएफ और एलसीएम पूछा, बच्चे वेरीफाई कर रहे हैं आप लोग बातें अपनी। 12, 21 और 51 का एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। सर 12 के प्राइम फैक्टर बना लोगे, मैं डायरेक्ट में लिख दूं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। 21 का 3 इंटू 7, 15 का 3 इंटू 5। बोलो 2 नंबरों का एचसीएफ निकालना है, तीनों का निकालना है। सारे बोल दो जरा फटाफट से, तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है। सर कुछ भी नहीं है, एलसीएम निकालना हो गया, एचसीएफ तीनों का। एलसीएम क्या रूल था, फर्स्ट के सारे फैक्टर, सेकंड के क्या एक्स्ट्रा, थर्ड के एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई करवाओ। श्यानपंथी से बोलना, ऐसे नहीं नॉर्मल होके आंसर नहीं बोलना। बोलो 2 का स्क्वायर, 4 की किससे मल्टीप्लाई कराऊं, श्याने हो तो 3 से नहीं, क्योंकि 12 हो जाएगा। 4 5 जा 20 में 0 है तो 0 है तो आसान है। 4 5 जा 20, 23 जा 60, 67 जा 420। ठीक है भैया, ये तो आ गया एचसीएफ 3 और एलसीएम कितना आ गया 420। ऑप्शन क्या आ गई, हाँ एक मिनट सामने देखो, गई भैंस पानी में, देख लो, बिल्कुल सही करके गलत बोल सकते हैं हम, कितने बढ़िया बंदे हैं। मैथ्स में ऑर्डर की, बोलो पूरा करो, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। पहले क्या बोला है और बाद में, तो एचसीएफ 3 आया है पहले, एलसीएम बाद में, तो ऑर्डर तो वही लिखोगे। बच्चा बोल रहा है भैया एलसीएम 420, एचसीएफ 3 आया, ठीक है, तो ये कैसे ठीक है यार, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है, पहले एचसीएफ तो एचसीएफ दो। ठीक है, डी किसने गलत कर दिया था, हाथ खड़े कर दो ईमानदार बच्चे, बढ़िया भी हो लेकिन छोटी छोटी गलतियां भी करते हो भाई। हो गया, क्लास हुआ, होमवर्क निकालिए, लास्ट क्लास का होमवर्क। मेरे को सिर्फ एनसीईआरटी का होमवर्क चेक करना है इस वक्त, जो मैंने लास्ट क्लास एनसीईआरटी में रैशनल के जो भी 1-2 क्वेश्चन कराए थे। अभी मेरे को असाइनमेंट मत चेक कराइएगा ये, क्योंकि असाइनमेंट की तो प्रॉब्लम चल ही रही है। ऑनलाइन वाले बच्चे लीव कर सकते हैं बच्चों क्लास को। असाइनमेंट किसके पास नहीं था, मिल गया सबको, आ जाओ। सिर्फ रैशनल इरेशनल, बाकी कुछ नहीं।